Yes, hello everyone. Good morning. Are we live? Just give me a thumbs up in the comment section. Is the audio, video, everything clear? Hello, hi everyone. Is the audio, video, everything clear? Give me a thumbs up. Yes, ma'am. So, hey, hi, hello, and welcome to the CA Indirect Taxes classes. चलिए, लास्ट लेक्चर हमने पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा था अलोंग विथ ऑल दी क्वेश्चन आंसर्स एंड आप लोगों ने मुझे बोला था कि हाँ मैम हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है और हमको याद भी हो रहा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। नाउ ये क्या है, मॉड्यूल में आप लोगों को जो आपका चैप्टर नंबर 2 है सप्लाई अंडर जीएसटी, उसमें आपको मेजर पोर्शन यहाँ का मिल जाएगा। यहाँ कुछ ऐसे डेफिनेशंस जो आगे सारे चैप्टर्स में आपको काम आने वाली है वो मैं आपको यहाँ पे अभी एक साथ ही पढ़ा दूंगी। मतलब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट टर्म्स। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग इन द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स आईसीएआई के मॉड्यूल में। हावेवर ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपको डेफिनेशंस के फॉर्म में सारे चैप्टर्स के स्टार्टिंग में मिलेगा। तो बार बार इनको पढ़ने से अच्छा है हम क्या करते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एक साथ ही समझ लेते हैं। इसमें से कुछ 5-6 ऐसे टर्म्स है जो आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, तो वो भी हम क्लास में कर लेंगे एंड देन वी शैल स्टार्ट विद द चैप्टर। अब देखो, जीएसटी में हमको पता है जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सी प्लस एसजीएसटी चार्ज होगा, इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो आईजीएसटी चार्ज होगा। तो इसलिए हमारे पास सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी ये सारे जीएसटी के एक्ट्स हैं। अब अनलेस मैं अदरवाइज आपको बोलूं, हम हमेशा क्या पढ़ रहे हैं? सीजीएसटी एक्ट ही पढ़ रहे हैं। क्या ध्यान में रखना है, अगर मैं कोई भी सेक्शन बोलूं, लेट अस से सेक्शन 7, सेक्शन 10, सेक्शन 12, बिना सोचे समझे आपको फाइनल है दिमाग में कि ये सीजीएसटी एक्ट ही हम लोग पढ़ रहे हैं, विच इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। अब एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग है, तो हम सारे स्टेट्स का एसजीएसटी यूटीजीएसटी एक्ट तो प्रैक्टिकली पढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है और पढ़ने का कोई लॉजिक भी नहीं है क्योंकि इट इज सेम एज सीजीएसटी ओनली, बस वहां पे एसजीएसटी आ जाता है, तो ये अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है ही नहीं। आईजीएसटी एक्ट अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है, लेकिन आईजीएसटी एक्ट के सिर्फ 5 या 6 सेक्शन टोटल ही अपने सिलेबस में एप्लीकेबल है। तो जब भी हम वो 5-6 सेक्शंस पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में एप्लीकेबल है, तब मैं आपको पर्टिकुलरली बोलूंगी कि ये आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन है। बाकी अगर मैं कुछ ना बोलूं और मैंने सीधा बोल दिया सेक्शन 2, तो आप क्या समझोगे कि ये सीजीएसटी एक्ट का ही सेक्शन है। ठीक है मैम। अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। ये डेफिनेशंस सारी की सारी बेयर एक्ट के सेक्शन नंबर 2 में ही लिख रखी है। अब ये डिक्शनरी जैसा होता है, मतलब ए बी सी डी वाइज सेक्शन 2 में सब कुछ अरेंज हो जाता है। तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी ऐसे करते करते जितने भी टर्म्स जीएसटी लॉ में यूज होते हैं उन सबकी डेफिनेशन हमको सेक्शन नंबर 2 में मिल जाती है। अब आपको सिर्फ सेक्शन नंबर 2 ध्यान रखना है। अब अलग अलग क्लॉजेस वाइज आपको लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछ ले जीएसटी की, सोचे समझे बिना, इट इज सेक्शन नंबर 2 ओनली। अंदर का क्लॉज नंबर याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो। तो जीएसटी फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जिसमें से टैक्स क्या होता है ये तो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था और समझ लिया था कि मैम एक पेक्यूनरी पेमेंट है, कंपलसरी मॉनेटरी पेमेंट है, बर्डन है जो हमको करना ही पड़ेगा। ये एक क्या है? एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है, देश चलाने के लिए हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये कोई वॉलेंटरी डोनेशन टाइप की चीज नहीं है। तो टैक्स का मतलब तो हम समझ गए। ये कौन सा टैक्स है? मैम ये ऐसा टैक्स है जो गुड्स या तो सर्विसेज पे लगता है। ये ऐसा टैक्स है जो गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। अब एक बात बताओ, लेट अस से ये हाइलाइटर है ना? ये हाइलाइटर एक गुड्स है, हाँ मैम, ये यहाँ पे पड़ा है। ये हाइलाइटर बस यहाँ पे ऐसे पड़ा है, तो क्या इस पे जीएसटी लगता जाएगा? ये हाइलाइटर बस यहाँ पे ऐसे पड़ा है तो क्या इस पे जीएसटी लगता जाएगा? नहीं मैम। क्यों? ये तो गुड्स है ना, ये गुड्स है और यहाँ पे पड़ा है तो इस पे जीएसटी नहीं लगना चाहिए। नहीं मैम, ये गुड्स या सर्विसेज के साथ कुछ होना तो चाहिए, एक ऐसी इवेंट तो होनी चाहिए जिस इवेंट के कारण टैक्स लगेगा। करेक्ट मैम। तो ऐसी कोई भी इवेंट, हम हमारी फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, विच इज टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, एक्टिविटी, इवेंट या अकरेंस कुछ भी होना जो टैक्स की लेवी को ट्रिगर कर देता है कि भाई अगर ये चीज हो गई
तो टैक्स लग जाएगा। तो जीएसटी में हमारे पास बस एक ही कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट है, सप्लाई। बस अगर सप्लाई हुआ तो जीएसटी लग जाएगा। गुड्स या सर्विसेज सिर्फ पड़े रहने से जीएसटी नहीं लगेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। अब सप्लाई क्या होता है वो हम सप्लाई के चैप्टर में पढ़ेंगे। परफेक्ट मैम, आप मुझे बता सकते हो कि इनकम टैक्स एक्ट का टैक्सेबल इवेंट क्या है? ऐसा क्या होगा कि आपको इनकम टैक्स लग जाएगा? ये बताओ, कस्टम्स एक्ट का टैक्सेबल इवेंट क्या है कि कुछ हुआ और आपको कस्टम ड्यूटी लग जाएगी? हर एक टैक्स लॉ का एक टैक्सेबल इवेंट होना जरूरी है कि अगर वो इवेंट हुआ तो ही तो वो टैक्स लगेगा, अगर इवेंट ही नहीं हुआ तो टैक्स कैसे लगेगा? तो मैम जीएसटी में हम क्या बोलते हैं कि सप्लाई होना चाहिए। टैक्सेबल इवेंट मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी अकरेंस जिसके कारण टैक्स का कॉन्सिक्वेंस आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। तो मैम जीएसटी का तो एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट ही है जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई। अगर सप्लाई हुआ तो जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। तो वैसे ही क्या होगा कि इनकम टैक्स लगेगा? हाँ मैम, अगर हम इनकम अर्न करेंगे ना तो इनकम टैक्स लगेगा। वेरी गुड युक्ति। युक्ति सिंह के मैम, अगर इनकम अर्न करेंगे तो इनकम टैक्स लगेगा। मान लो आप घर में ऐसे मस्त फ्री बैठे हो, आपकी कोई इनकम ही नहीं है, तो क्या आप पे कोई इनकम टैक्स लगा सकता है? नहीं मैम। कस्टम्स कब लगता है? मैम जब हम कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ना, तब हम इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो कस्टम ड्यूटी भरते हैं। अब हम तो इंडिया के इंडिया में ही बैठे हैं, हमने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी किया ही नहीं, तो क्या हमारे ऊपर कस्टम लग सकता है? नहीं मैम। वैसे ही अगर प्रॉपर्टी टैक्स है तो प्रॉपर्टी खरीदोगे तब तो ना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, अपने पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स का टेंशन? तो वैसे ही हर टैक्स का एक टैक्सेबल इवेंट होता है। तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है, सप्लाई। अगर कभी सप्लाई हो गया तो हम बोलेंगे कि जीएसटी अप्लाई होने वाला है। परफेक्ट। उसके बाद आप लोग पूरे एक्ट में वर्ड पढ़ोगे पर्सन, कि भाई गवर्नमेंट ने पर्सन को नोटिस भेज दिया, या पर्सन ने रिटर्न भर दिया, या पर्सन ने परचेस किया, पर्सन ने सेल किया। तो ये पर्सन कौन है? मैम क्या पर्सन का मतलब बस एक इंडिविजुअल पर्सन होता है? क्या जीएसटी में पर्सन का मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन होता है? द आंसर इज नो। ये चीज आप थोड़ी सी और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो डायरेक्ट टैक्स में। जब आपको इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा तब आपको और डिटेल में ये बताया जाएगा कि ये पर्सन मतलब सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता है। हम तो एक इंडिविजुअल को भी पर्सन मानेंगे। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ, ये भी आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे कि एचयूएफ क्या होता है, क्यों बनता है और कैसे वर्क करता है। फिर मान लो एक कंपनी है, फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सोसाइटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आप किसी को भी बोलो, सब लोग पर्सन ही है। मतलब आज अगर एक इंडिविजुअल है जो सेल परचेस कर सकता है, तो क्या एक कंपनी सेल परचेस कर सकती है? क्या गवर्नमेंट सेल परचेस कर सकती है? क्या बॉडी कॉर्पोरेट भी सप्लाई कर सकता है? हाँ मैम, ये सब अपने आप में ऐसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जिसके कारण सप्लाई हो जाए, टैक्स का लेवी ट्रिगर हो जाए। तो हम बोलेंगे कि भाई सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं होता है। अगर कहीं पे पूरे एक्ट में बोल दिया कि पर्सन को इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन इंटरेस्ट भरेगा। मैम पर्सन में तो ये सब लोग आ जाते हैं। ये हमको लर्न करना है क्या? नहीं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको समझना चाहिए कि पर्सन का मतलब बस एक इंडिविजुअल नहीं होता। कंपनी भी अपने आप में पर्सन है, फर्म भी अपने आप में पर्सन है, एलएलपी भी पर्सन है, एचयूएफ भी पर्सन है, सोसाइटी भी पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट भी पर्सन है। तो ये सब के सब लोग पर्सन ही माने जाते हैं अंडर जीएसटी लॉ। ऐसा नहीं कि बस अगर एक इंसान है तो वही पर्सन होगा। क्या जो भी अपने आप में इंडिविजुअली धंधा करने की कैपेसिटी रखता है वो सब पर्सन ही हो जाते हैं। ये सब हमको लर्न करने की जरूरत नहीं थी, ये अब हमको करना पड़ेगा लर्न। ध्यान से अगले 10 मिनट सबका ध्यान सिर्फ यहीं पे होना चाहिए, इधर उधर कहीं भी नहीं। यू हैव टू लर्न दिस राइट नाउ हियर विद मी, है ना। मैम हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी तो हमने टैक्स का मतलब तो समझ लिया। अब हमको ऐसे तो चलो मैम समझ में तो आता है कि गुड्स क्या होता है, लेकिन क्या गुड्स की ऐसी कोई डेफिनेशन है जो आप हमको पढ़ाओगे? क्या गुड्स की ऐसी कोई डेफिनेशन है क्या जो आप हमको पढ़ाओगे? तो हाँ, जैसे आप लोगों को टैक्स की डेफिनेशन समझाई वैसे ही आज हम एग्जैक्टली समझेंगे कि ये गुड्स क्या होता है। आज हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली समझेंगे कि ये गुड्स क्या होता है, क्योंकि मैम ये ऐसा ही टैक्स है जो गुड्स या सर्विसेज पे लगता है। अगर कोई चीज ना गुड्स है ना सर्विस है तो क्या उसके ऊपर जीएसटी कभी लग सकता है? नो मैम।
आपको क्या लगता है गुड्स क्या हो सकता है, बताओ। चलो, आप लोगों ने शायद फाउंडेशन में या इंटर में सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह भी पढ़ा होगा, तो वहां पे भी गुड्स की डेफिनेशन तो कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो ये गुड्स क्या होता है बताओ। इंटर में आप लोगों ने शायद, अगर आपका लॉ स्टार्ट हो गया है तो पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन फाउंडेशन में हम जब पढ़ते थे तब तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, अब है या नहीं है पता नहीं। तो गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई तो जाती है, याद है, सुनी है, आती है। और जरूरी नहीं है कि गुड्स सब जगह पे सेम ही हो। जीएसटी लॉ में गुड्स अलग, कस्टम्स लॉ में गुड्स अलग, हो सकता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स अलग, लेकिन हाँ एक बेस, एक फाउंडेशन तो सेम रहता है कि गुड्स क्या होते हैं। देखो, डेफिनेशन को समझने के लिए हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे गुड्स मीन्स, कि गुड्स क्या होता है। अदर देन, ये तो नहीं होता है, बट इंक्लूड्स, लेकिन इसको ले लेना। क्या बोलेंगे? गुड्स मीन्स। गुड्स मीन्स हम बोलते हैं एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? गुड्स हो जाता है। ए सबका ध्यान इधर, एक्टिव हो सब लोग, यस मैम। चलो, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी चीज मूव कर सकती है वो गुड्स हो जाएगी। फटाफट मेरे को 5 एग्जांपल्स दो गुड्स के कि मैम ये गुड्स है। चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में 5 चीजें बताओ जो गुड्स होती है। एक मैंने बता दिया, पेन, टी शर्ट, हाइलाइटर, मोबाइल फोन और आईपैड। ऐसे आप मुझे कोई 5 चीजें बताओ जो गुड्स है। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो भी चीज मूव कर सकती है, जो भी चीज मूव कर सकती है, फिक्स नहीं है, उसको हम क्या बोल देंगे? गुड्स बोल देंगे। तो मैम वो क्या एक ग्लास भी हो सकता है? हाँ। क्या वो वॉच हो सकता है? हाँ। क्या वो रिंग हो सकता है? हाँ। पेन हो सकता है, आईपैड हो सकता है, माइक हो सकता है, चार्जर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो गुड्स है। क्या आप भी मुझे 5 चीजें बता सकते हो जो गुड्स है? हाँ मैम, यानी आपको अपने आसपास जो भी चीजें दिख रही है ना मैम, सब कुछ गुड ही है। मैम फर्नीचर दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, फूड दिख रहा है, बॉटल दिख रही है हमको, डस्टबिन दिख रहा है, एवरीथिंग इज गुड्स। यानी कि आपको ये रियलाइज हुआ कि जब आप इनमें से एक एक चीज लेके आए हो ना, आप सबके ऊपर जीएसटी भर के आए हो, क्योंकि मैम जो गुड्स है जब वो सप्लाई हो जाते हैं तो उनके ऊपर तो जीएसटी लग जाता है। यानी हमारे पास मैम शूज है, लैपटॉप है, टीवी है, स्पीकर है, बुक्स है, कैलकुलेटर है, हर चीज जब हमने परचेस करी होगी, क्या हमने कभी रियलाइज किया कि हम हर चीज के ऊपर जीएसटी भर के आते हैं? आज के बाद कभी मॉल जाओगे, शॉपिंग करोगे, बिल लोगे ना, तो एक बार नीचे देखना, बिल में हमेशा नीचे एक जीएसटी समरी दिया होता है, एंड यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि हम दिन में कितने रुपए का जीएसटी भरते हैं, हमको खुद नहीं पता होता है। मान लो 10 रुपए का चिप्स लेने गए, उसमें 1 रुपए का जीएसटी होगा। मान लो आप लोगों ने 1 लाख का मोबाइल ले लिया तो उसमें 18,000 का जीएसटी हो जाएगा। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, 500 का बिल आया तो उसमें भी ऑलमोस्ट कुछ 30-40 रुपए का जीएसटी हो जाएगा। तो पूरे दिन में हमको पता ही नहीं है, इसको ही तो बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स आप भरती हो तो कैसा एकदम एग्जैक्ट पता होता है कि हाँ मैम इनकम टैक्स भर के आए, इनकम टैक्स का चालान भरा। जीएसटी तो आप पूरे दिन में इतना सारा बर्डन बेयर करके आ जाते हो और आपको रियलाइज भी नहीं होता है। आज के बाद जब शॉपिंग करने जाओगे ना और कभी भी बिल लोगे तो देखना बिल के नीचे जीएसटी समरी होगा, एंड यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि रोज हम कितना पैसा गवर्नमेंट को जीएसटी के फॉर्म में दे देते हैं। तो भाई जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है, वो सब क्या हो जाएगी? गुड्स हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या लैंड गुड्स है? आज मेरे पास एक लैंड है, या मान लो मेरा एक फ्लैट है, एक अपार्टमेंट है जो खाली पड़ा था, वो मैंने किसी को बेच दिया, तो क्या ये गुड्स हुए? क्या इस पे जीएसटी लगने का चांस है क्या मैम? चलो, अभी तक हमने सर्विसेज तो पढ़ा ही नहीं है, तो सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे नहीं। अभी मुझे सिर्फ गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स दो। क्या एक लैंड आपको गुड्स लग रहा है? क्या एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट है, मान लो अपने पास एक बिल्डिंग पड़ी थी अपन ने बेची, क्या वो आपको गुड्स लग रहा है? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि लैंड मूवेबल है क्या? नहीं, लैंड तो फिक्स है मैम, उसको हम इधर उधर मूव नहीं कर सकते। अपार्टमेंट है वो तो फिक्स है, उसको हम इधर उधर मूव नहीं कर सकते। यानी ये चीजें क्या है? ये चीजें गुड्स नहीं है। अभी तक सर्विस पढ़ना बाकी है, तो गुड्स जितना पढ़ा उस हिसाब से हमको क्या समझ में आता है कि अगर हम लैंड बेच रहे हैं मैम, उस पर तो जीएसटी नहीं होना चाहिए, बराबर। चलो, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन, अदर देन हम बोलते हैं मनी एंड सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना? अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी,
अब यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि मनी को हो सकता है कि आप गुड्स मान लो, मैंने आपको आज 500 रुपए का नोट दिया, हो सकता है कि आपको लगे कि ये गुड्स है क्योंकि मूवेबल है नोट मैंने आपको दिया, लेकिन फिर भी हम कभी भी मनी को गुड्स नहीं मानेंगे। यानी सिंपली मान लो जिया मेरे पास आई, जिया ने बोला मैम 5,000 चाहिए, मैंने बोला अरे रख ना, ले 10 रख, मैंने जिया को 10,000 रुपीज दे दिए। ऐसे ही सिर्फ मेरा जिया को 10,000 रुपीज देना, मैंने क्या किया, जिया को मनी दिया, मैंने जिया को क्या किया है, मनी दिया है। तो बस सिंपली मनी किसी को देना लेना सप्लाई करना, उसको हम बोलते हैं कि वो गुड्स ही नहीं है। मनी क्या नहीं है, गुड्स ही नहीं है। यानी आप अगर आप ऐसे ही कभी किसी से उधार लेके आ जाते हो तो क्या उस पर जीएसटी लगता है? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि सिंपली मनी इधर से उधर देना, उस पर कोई भी जीएसटी लगेगा क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है। अब मनी का मतलब सिर्फ इंडियन करेंसी नहीं होता, मनी सब कुछ हो सकता है। अब मान लो मैंने कैश नहीं दिया, कैश नहीं दिया, मैंने चेक दे दिया, डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, पे ऑर्डर दे दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, प्रॉमिसरी नोट दे दिया, या मान लो मेरे पास फिजिकल कैश पड़ा था, उसको जाके मैंने बैंक में देके उसकी एफडी बनवा दी, एफडी पड़ी थी तुड़वा के उनसे मनी ले लिया। यानी मनी के तो बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। अपना आईएनआर जो है, इंडियन रुपी है, वो तो मनी है ही है, प्लस हम बोलेंगे कि डॉलर भी तो रुपी है, यूरो भी तो रुपी है, रुपी एज इन मनी है, पाउंड भी तो मनी है। तो मनी का मतलब सिर्फ नोट या रुपी नहीं होगा। मनी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। मनी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई इंडियन लीगल टेंडर, व्हाट इज इंडियन लीगल टेंडर? इंडियन रुपी, अपना आईएनआर, फिर फॉरेन करेंसी है, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर ले, रिकॉग्नाइज कर ले कि हाँ आप इसको यूज करके ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप इसको यूज करके खरीद बेच कर सकते हो। तो जिसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर ले, आइडेंटिफाई कर ले, जिसको भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर ले, वो सब क्या हो जाता है, मनी हो जाता है। इनफैक्ट एक सर्कुलर इशू किया था गवर्नमेंट ने जहां पे ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को भी मनी मानेंगे। मतलब मान लो आपके पास फिजिकल कैश पड़ा था, आप बैंक में गए, बैंक को आपने बोला एक काम करो एफडी कर दो, बैंक को आपने क्या बोला, ये मेरा पैसा रखो, इसको एफडी कर दो, तो वो आपको क्या देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देंगे, वो भी मनी है। मनी किसी भी फॉर्म में हो वो मनी ही है। तो बस मेरा पैसा यूं ही बैंक में ले जाके एफडी करवा देना, उनको वो पैसा दे देना, क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा? नहीं मैम, क्योंकि हम उसको गुड्स ही नहीं मानते हैं। अब जो चीज गुड्स या सर्विस है ही नहीं उस पे जीएसटी लगने का तो सवाल आ ही नहीं सकता है। कमर्शियल पेपर क्या होता है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह है वो क्या करती है, ऐसे फंड्स रेस करती है, तो वो कमर्शियल पेपर्स इशू करती है, कमर्शियल पेपर इशू करके पैसा रेस करती है पब्लिक से, तो वो भी पैसा ही तो लिया है पब्लिक से, और मनी अगर गुड्स ही नहीं है तो उस पर जीएसटी लगने का कोई सवाल आता ही नहीं है। ठीक है मैम, लेकिन यहाँ पे हम एक पॉइंट पढ़ते हैं, बट शेल नॉट इंक्लूड करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मैटिक वैल्यू। किसी को आइडिया है ये न्यूमिस्मैटिक क्या होता है? मैम जीएसटी के साथ इंग्लिश फ्री, हर लेक्चर हम बोलते हैं जीएसटी के साथ इंग्लिश फ्री। मैम ये तो समझ में आया कि भाई जो अपना इंडियन रुपी है, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीसीपी, हम इसको प्यार से बोलते हैं सीडीसीपी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, मैम ये सभी मनी है, और जो भी मनी है वो गुड्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला कि ऐसी करेंसी जो हमने न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रखी है वो मनी नहीं है। अगर वो मनी नहीं है तो वो क्या बन जाएगी, गुड्स बन जाएगी। लेकिन एनीवन हैज एन आइडिया कि ये न्यूमिस्मैटिक वैल्यू होता क्या है? ये ऐसा कौन सा पैसा है, ऐसी कौन सी करेंसी है जो हम उसकी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए होल्ड करते हैं? देखो इसका सिंपल मीनिंग है कि लेटेस्ट से मेरे पास कोई ओल्ड कॉइन्स का कलेक्शन है, एंशिएंट कॉइन्स का कलेक्शन है, या 1 1 रुपए के नोट जो पहले तो चला करते थे बट अब एक्सट्रीमली रेयर हो गए हैं। तो अगर मेरे पास 1 रुपए के 100 नोट्स है तो प्रोबेबली मैं वो जो एक किसी को शौक होगा जो कलेक्शन करता होगा, मैं शायद उसको ये 100 के नोट 150 में भी बेच सकूं। या मान लो 25 पैसे का कॉइन, चवन्नी, अठन्नी, अब ये सारी चीजें तो बहुत रेयर अनकॉमन हो गई, इनसे हम कुछ खरीद भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आज भी इनको लेते हैं। या मैंने 100 रुपीज के ऐसे सारे नोट इकट्ठे कर लिए जिनके पीछे, मैंने 100 रुपीज के ऐसे सारे नोट इकट्ठे कर लिए जिसके पीछे सीरीज में पीछे 999 हो। अब किसी का लकी नंबर है वो कलेक्ट करेगा और बेचेगा। मतलब ऐसा सारा करेंसी जो एज सच अपने फॉर्म में तो मनी दिख रहा है लेकिन हम उसको एज अ मनी यूज नहीं करने वाले। मैंने अगर 100 मैंने 1 1 रुपए के अगर 100 नोट कलेक्ट करे हैं तो मैं जाके उससे कोई 100 रुपए की चीज नहीं खरीद रही। अगर मैंने ये किया बस किसी को 100 रुपए दे दिए तो वो गुड्स नहीं है, तो वो मनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है पता है? हमारा इंटेंशन इस मनी को मनी की तरह नहीं,
बल्कि गुड्स की तरह यूज करने का है, कि जैसे हम किसी को नॉर्मल गुड्स बेच सकते हैं वैसे हम किसी को क्या कर रहे हैं, पैसा बेच रहे हैं। कि भाई ये 25 पैसे का कॉइन, अब कितना अनकॉमन है, हमने ये 25 पैसे का कॉइन किसी को 10 रुपए में बेच दिया, तो बोलो अब क्या वो करेंसी बचा? नहीं मैम, अब तो वो अपने आप में एक गुड्स बन गया ना, वो है करेंसी। भाई वो है करेंसी पर उसको पता नहीं है कि वो करेंसी है, मतलब अब वो रेयर हो चुका है। हम उसको उसकी करेंसी वैल्यू के लिए नहीं, उसके न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड करते हैं, और वो जितने का है उससे ज्यादा बेचने की मान लो इच्छा रखते हैं, उसको एज गुड्स ट्रीट करते हैं, तो फिर वो मनी नहीं रहेगा। और अगर वो मनी नहीं रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, गुड्स बन जाएगा। बोलो एवरीवन, इज दिस क्लियर? गुड्स का डेफिनेशन सबको समझ में आया? क्या बोलता है गुड्स का डेफिनेशन? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बी इट स्टेशनरी, मेकअप, मेडिसिन, हर एक चीज जो भी आपको अपने आसपास दिखती है, जो भी गुड्स है वो सब क्या है, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सब क्या बन जाती है, गुड्स बन जाती है। अदर देन मनी को हो सकता है आप मूवेबल मान लो, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई ही कर दिया है कि किसी भी सिचुएशन में मनी तो गुड्स नहीं होगा। तो बस मियरली किसी को मनी देना लेना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके अलावा अदर देन में एक और चीज को एक्सक्लूड किया है, जो क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या होता है वॉचमैन अंकल? सीसीटीवी कैमरा? कौन सी सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जा रही है, बताओ मुझे। चलो ए थके हारे बच्चों, आंसर दो ना फटाफट से, चलो। सिक्योरिटी का मतलब क्या समझते हो आप लोग? भाई सीए करने वाले बच्चे हैं, इतना तो पता होगा कि मैम ये सिक्योरिटी मतलब वॉचमैन अंकल की बात तो डेफिनेटली नहीं हो रही है। वेरी गुड युक्ति। मैम सिक्योरिटीज का मतलब हो सकता है शेयर्स, स्टॉक, हम कंपनी के बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, डिबेंचर्स परचेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की अगर कोई सिक्योरिटीज आई है तो वो परचेज कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज बोलते हैं। वही सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई राइट इंटरेस्ट, ये सारी चीजें क्या होती है, सिक्योरिटीज होती है। तो ये आप अगर किसी कंपनी के मान लो शेयर्स खरीद रहे हो, अब शेयर्स में तो क्या होता है कि आप इक्विटी ओनर बन जाते हो कंपनी के, लेकिन अगर उस कंपनी को मान लो कि लोन लेना है, आपको ओनर नहीं बनाना है, कंपनी को लोन लेना है। शार्क टैंक देखते रहेंगे आप लोग, तो शार्क टैंक में आता है ना कि हम इतना इक्विटी लिक्विडेट कर रहे हैं, हम इतना, फिर वो बोलेंगे कि अगर इक्विटी लिक्विडेट नहीं करना है, एक काम करो, डेट दे दो, बॉन्ड इश्यू कर दो, डिबेंचर्स इश्यू कर दो। तो ये सारी चीजें क्या बन जाती है, ये सारी चीजों को हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली बोल दिया कि सिक्योरिटीज को भी हमको क्या नहीं मानना है, गुड्स नहीं मानना है। यानी आज अगर आप गए और आपने एक रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो रिलायंस का शेयर आपने जितने भी प्राइस में खरीदा होगा उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि रिलायंस क्या नहीं है, रिलायंस के शेयर्स क्या नहीं है, गुड्स नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। यानी मनी और सिक्योरिटी देने लेने पे कभी भी जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या नहीं है, गुड्स नहीं है। एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, तो शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, डिबेंचर्स हो गए, गवर्नमेंट की भी सिक्योरिटीज आती रहती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बीच में वो लाया था ना कि अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं लेना है तो आप गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लो। तो ये सारी चीजें भी क्या होती है, सिक्योरिटीज ही होती है, और इनको खरीदने बेचने पे कोई जीएसटी नहीं लगता है। परफेक्ट मैम। अब किसी को पता है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है? चलो, फॉरवर्ड फ्यूचर सुना है किसी ने? फॉरवर्ड फ्यूचर का मतलब क्या होता है? मैंने बोला कि मैंने क्या किया, कमोडिटी फॉरवर्ड एंटर कर लिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैंने क्या किया, एक सोयाबीन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ मैम? लेट अस से, चलो मैंने गोल्ड का एक 3 मंथ्स का फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। इसका क्या मतलब होता है, ये चीज आप पढ़ोगे एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का आपका जो सब्जेक्ट है, और सीए फाइनल लेवल पे एएफएम नाम का, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का आपका एक सब्जेक्ट आता है, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स क्या होता है। लेकिन मैंने भी सीएफए किया है तो थोड़ा सा आइडिया तो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, है ना। देखो, फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, लेटस से आज, टुडे, आर्बिट्री एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आज मान लेते हैं गोल्ड का प्राइस अभी चल रहा है
मान लेते हैं कि आज अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 75,000, है ना। आज अभी गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 75,000 चल रहा है, एक तोले का 75,000, ठीक है। मुझे एक्चुअली आज नहीं, मुझे आज से 3 मंथ्स के बाद गोल्ड की जरूरत पड़ेगी। मान लो मैंने किसी का कुछ ऑर्डर ले रखा है, मुझे किसी को कुछ ज्वेलरी बना के देनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ रीजन हो सकता है या कुछ रीजन नहीं भी हो। 3 मंथ्स के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की प्राइस 78,000 जाने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ्स के बाद गोल्ड की प्राइस 78,000 हो जाएगी। लेकिन सामने मान लो यहाँ पे एक पर्सन है जो बोलता है नहीं नहीं नहीं, 3 मंथ्स के बाद तो गोल्ड का प्राइस इनफैक्ट घट के 73,000 हो जाएगा। इसको क्या लगता है कि 3 मंथ्स के बाद गोल्ड का प्राइस 100% 73,000 हो जाएगा। तो मैंने इसको बोला चल एक काम करते हैं, अपन एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब तू आज मुझे प्रॉमिस कर दे, मैं इसको बोलूंगी कि तू आज मुझे प्रॉमिस कर दे, आज से 3 महीने बाद गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो, आज से 3 महीने बाद गोल्ड का प्राइस कुछ भी हो, तुझे तो 73,000 लग रहा है ना, चल एक काम कर, मैं तेरे से 74,000 में खरीद लूंगा। मैंने इसको क्या प्रॉमिस कर दिया या इसने मुझे क्या प्रॉमिस कर दिया, रिद्धि ने ऐसा प्रॉमिस कर दिया, रिद्धि ने ऐसा प्रॉमिस कर दिया कि आज से 3 मंथ्स बाद एक्चुअल गोल्ड का प्राइस कुछ भी होगा, वो इस पर्सन से 74,000 रुपीज में गोल्ड परचेस कर लेगी। और इस पर्सन ने भी क्या अग्री कर लिया, क्या प्रॉमिस कर दिया, क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया कि हाँ भाई आज के बाद एक्चुअल गोल्ड का प्राइस चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे 74,000 में गोल्ड बेच दूंगा। अब क्या हुआ, 3 मंथ्स हो गए आज खत्म। 3 मंथ्स खत्म होने पे एक्चुअल मार्केट में गोल्ड का प्राइस, एक्चुअल मार्केट में गोल्ड का प्राइस हो गया था 77,000। बोलो कौन जीता इसमें, मैं के सामने वाला। एक्चुअल गोल्ड का प्राइस 77,000 हो चुका है, लेकिन मुझे, मेरे पास तो अभी भी ये राइट है ना कि मैं इससे क्या कर सकती हूँ, 74,000 में परचेस कर सकती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं। या तो मानो मुझे कभी गोल्ड की जरूरत थी ही नहीं, मैं तो ऐसे ही सट्टा खेल रही थी, स्पेक्यूलेट कर रही थी कि भाई मुझे लगा कि 78 होगा, उसको लगा 73 होगा, मैंने कहा चल देख लेते हैं। तो हमने सट्टा खेला और मैं सट्टा जीत गई। तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि भाई गोल्ड वोल्ड नहीं चाहिए, गोल्ड वोल्ड नहीं चाहिए, देख तू मार्केट से मेरे को परचेस करके देगा, तू 77 में परचेस करेगा और तेरे को मुझे तो 74 में ही देना है। तो एक काम कर, मेरे को गोल्ड मत दे, क्योंकि तू मेरे को 74 में देगा, मैं कहीं जाके बेचूंगी तो भी 77 में बेच पाऊंगी। एक काम करते हैं, इसको नेट सेटल या कैश सेटल करके खत्म करते हैं। यू जस्ट पे मी 3,000। भाई अपन ने जो प्राइस अग्री किया है उससे किसको नुकसान हो रहा है। अब मान लो अगर एक्चुअल गोल्ड का प्राइस 70,000 हो जाता तो भी मुझे तो 74 में ही खरीदना पड़ता कंपलसरी। अगर एक्चुअल गोल्ड का प्राइस 70,000 हो जाता तो मुझे तो कंपलसरी 74 में ही परचेस करना पड़ता। तो ऐसे केस में मेरे को उसको 4,000 देने पड़ते, पर अभी क्योंकि गोल्ड का प्राइस 77 है तो वो मुझे 3,000 दे देगा। अगर ऐसा हम लोग नेट सेटल या कैश सेटल कर लेते हैं ना, तो ये भी क्या माना जाता है, सिक्योरिटी ही माना जाता है। मार्केट में ऐसे फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते हैं, जहां पे आप आज से 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद के प्राइसेस को लॉक करके और ट्रेड कर सकते हो। और फिर जब वो पीरियड खत्म होता है तब हम देखते हैं कि भाई एक्चुअली क्या प्राइस हो रहा है, और फिर उसके डिफरेंस से क्या कर देते हैं, सीधा नेट सेटल या कैश सेटल पे कर देते हैं। दोनों ही पार्टी को ना गोल्ड खरीदने में ना गोल्ड बेचने में इंटरेस्ट था, हमको सिर्फ प्राइसेस के फ्लक्चुएशन के ऊपर खेलना था। अगर हम ऐसे फॉरवर्ड्स या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, परचेस करते हैं, उन्हें भी सिक्योरिटी माना जाता है, और वो सिक्योरिटी बन गए तो वो भी गुड्स नहीं है, तो उनपे भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन यही मानो मुझे तो एक्चुअली गोल्ड चाहिए था, उसको अभी एक्चुअली गोल्ड बेचना था और हमने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको फिजिकल सेटल करना पड़ेगा या डिलीवरी से सेटल करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में तो मेरे पास फिजिकली गोल्ड आया, मैंने फिजिकली पैसा दिया, तो क्या हम इसको गुड्स मान लेंगे, क्या हम इसको गुड्स मान लेंगे? द आंसर इज यस। तो क्या बोला कि अगर हम लोग डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स ये सब एंटर करते हैं तो इनको भी सिक्योरिटी ही माना जाता है। आपने कॉल, पुट, ऑप्शंस, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स सब कुछ सुना होगा कहीं कहीं, आप इसको डिटेल में पढ़ोगे अपने एफएम सब्जेक्ट में, लेकिन ये जो मैंने आपको कहानी बताई इससे समझ तो आया होगा कि ये क्या चीज होती है। तो ये सारी चीजों को भी हम सिक्योरिटी ही मानते हैं, और अगर किसी को हम सिक्योरिटी मानेंगे मतलब वो गुड्स नहीं है, और अगर वो गुड्स नहीं है मतलब उसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि आप इस फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करोगे, डिलीवरी से सेटल करोगे, फिजिकली सेटल करोगे, तो ऐसे केस में तो वो गुड्स बन जाएंगे और इसके ऊपर जीएसटी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा।
बोलो सबको ये चीज समझ में आई? एवरीवन गिव मी आंसर, क्या सबको ये चीज समझ में आई, हाँ या ना? यस मैम। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। मैंने कमोडिटी के लिए फॉरवर्ड या फ्यूचर नहीं किया, मैंने गुड्स के लिए फॉरवर्ड या फ्यूचर नहीं किया, मैंने करेंसी के लिए फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया। मतलब मैम मान लो आज $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है। एग्जाम्पल, आज $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज है। मुझे लगता है कि आज से 6 महीने बाद शायद 78 हो जाएगा, किसी और को लगता है कि नहीं आज से 6 महीने बाद शायद 81 हो जाएगा। तो वही सेम गोल्ड वाले एग्जाम्पल से हमने क्या करा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। अब वापस पीरियड एक्सपायरी पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो मैं उससे एक्चुअली डॉलर खरीदूं और एक्चुअली रुपी दूं, या तो मैं बोलूं कि छोड़ ना भाई, अपन ने अग्री किया था 82 और मार्केट में प्राइस अभी चल रहा है मान लो 80, ₹2 का नुकसान है, जिसका नुकसान है वो नेट सेटल करके और बात को क्या करे, खत्म करे। तो ऐसे अगर मैंने करेंसी के फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लिया, जिसको मैंने या तो एक्चुअली उस करेंसी की डिलीवरी ली, या तो मैंने उसको क्या करा है, कैश सेटल करा है, दोनों ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। तो देखो अगर हम नेट सेटल करेंगे, कैश सेटल करेंगे, तो हम इसको गुड्स नहीं ही मानेंगे, और गुड्स नहीं मानेंगे तो जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन इस चीज में अगर मैंने डिलीवरी ले ली तो बोलो क्या आप इसको गुड्स मानोगे? मैम देखो गोल्ड का फॉरवर्ड फ्यूचर, सिल्वर का फॉरवर्ड फ्यूचर, सोयाबीन का, चना का, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कमोडिटीज के फॉरवर्ड फ्यूचर्स होते हैं मार्केट में। तो मैम वो सारे तो एक्चुअल गुड्स है, कमोडिटीज है, अगर उनकी आपने डिलीवरी ली तो जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये तो फिर नॉर्मल सेल जैसा हो गया ना, बस मैंने पैसा दिया, उसने मुझे गुड्स दिए। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि जो अंडरलाइन चीज है ना, जिसके ऊपर फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैम वो तो खुद ही करेंसी है, वो तो खुद ही गुड्स नहीं है, तो इसका डिलीवरी ले भी लिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको गुड्स नहीं मानेंगे और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बोलो आया सबको समझ में, हाँ या ना? आया सबको समझ में से यस और नो? हाँ मैम, यानी हम कौन सी कमोडिटी या कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, अपने को वो भी देखने का। अगर वो प्रोडक्ट अपने आप में गुड्स है, अपने आप में टैक्सेबल है, तो उसका फिजिकल डिलीवरी लेना भी गुड्स माना जाएगा, टैक्सेबल माना जाएगा। हाउएवर अगर आपने करेंसी का ही फॉरवर्ड या फ्यूचर कर लिया जो खुद ही में गुड्स नहीं है, तो अगर वो डिलीवरी से सेटल हो गया तो भी वो कभी गुड्स बन ही नहीं पाएगा। बोलो गॉट इट एवरीवन? यस मैम। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अपन पढ़ रहे थे गुड्स का डेफिनेशन। हो सकता है आपको एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको गुड्स का डेफिनेशन लिख के आना पड़ेगा। मानो एग्जाम में क्वेश्चन ने बोला कि चिरायु ने 1000 रुपीज दिए थे युक्ति को, तो क्या ये सप्लाई है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि ये क्या है, ये तो मनी है, और मनी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, आपको पूरी एज इट इज डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, एंड लर्न करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको क्या कर रही हूं, इस तरीके से टेक्निक से लर्न करवा रही हूं। तो सबसे पहले हम बोलते हैं गुड्स मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स। तो हम बोलेंगे गुड्स मीन्स क्या बोलेंगे, चलो अब आप लोग मुझे डेफिनेशन बताओगे लिख के। अब मैंने तो समझा दिया, अब आपकी बारी है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ गुड्स मीन्स। मैम गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। और अब हमको ये भी समझ में आ गया कि मनी क्या होता है और सिक्योरिटी क्या होता है। अब मनी और सिक्योरिटी को हो सकता है भले ही आप मूवेबल समझो, लेकिन फिर भी अदर देन में डाल के गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली बोल दिया कि आप इसको मूवेबल समझो, इमूवेबल समझो, कुछ भी समझो, बस इसको गुड्स मत समझना। मनी और सिक्योरिटी को हम तो कभी भी गुड्स नहीं मानेंगे। अब आपको मनी और सिक्योरिटी की डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो चलेगा, लेकिन गुड्स की आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है मैम। अब इसका लास्ट पार्ट जो बोलता है बट इंक्लूड्स, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो शायद मूवेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम पर्टिकुलरली चाहते हैं कि आप इसको गुड्स मानो। सबसे पहला आता है एक्शनेबल क्लेम्स। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स? अगेन आपको बिल्कुल भी ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक बार सुनना है और बस। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम का मतलब ऐसा कोई भी क्लेम जिसको आप सिविल कोर्ट में लेके जा सकते हो। मान लो मैंने लॉटरी किया, बेटिंग किया, गैम्बलिंग किया, अब इसका जो पैसा है ना, इसका जो क्लेम है वो हो सकता है एग्जिस्टेंट है
नहीं है, अक्रूइंग है, कंडीशनल है, कंटिंजेंट है, मतलब हम बोल रहे हैं वो होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। मान लो मैंने कसिनो में गई, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सारी चीजें मैंने करी है, तो इसका क्लेम होगा कि नहीं होगा आई एम नॉट श्योर। लेकिन आज अगर मेरी लॉटरी लग जाती है, मैं लॉटरी जीत जाती हूं, फिर अगर वो मेरे को पैसा ना दे, तो क्या मैं सिविल कोर्ट में जाके केस करके क्लेम कर सकती हूँ? द आंसर इज यस। क्या सिविल कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगा? द आंसर इज यस। मान लो किसी को मैंने अनसिक्योर्ड डेट दिया है, देखो अगर सिक्योर्ड डेट है ना तो वो कंटिंजेंट नहीं है, तो वो मिलेगा, क्योंकि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो जो सिक्योरिटी मैंने रखी है मैं वो बेच लूंगी। मतलब उसने अगर मान लो कोई प्लेज किया है, मॉर्गेज किया है, हाइपोथेकेशन किया है, कोई प्रॉपर्टी मेरे को अगर गिरवी रख दी है और फिर अगर वो मेरा लोन का पैसा ना दे तो मैं कैसे भी वसूल लूंगी उससे वो प्रॉपर्टी बेच बाच के। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड डेट है, अनसिक्योर्ड डेट मतलब बस सनीश मेरे पास आया, बोला मैम 1 लाख चाहिए, दे दो, मैं वापस दे दूंगा, मेरे विश्वास पे दे दो, मैंने सनीश को 1 लाख रुपए उसके विश्वास पे दे दिया, तो ये तो अनसिक्योर्ड डेट हो गया। अब वो मेरे को देगा नहीं देगा, कब देगा, इतना क्लियर नहीं है। लेकिन इन केस उसने लफड़ा किया और मेरे को नहीं दिया, तो क्या मैं सिविल कोर्ट के पास जा सकती हूँ? हाँ, मैं एविडेंस लेके जाऊंगी, देखो इस दिन मैंने चेक दिया था, लोन दिया था बकायदा, ये मेरे को पैसे नहीं दे रहा है। तो क्या कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करेगी? हाँ। और क्या कोर्ट मुझे हेल्प करेगी क्लेम लेने में? यस। इन चीजों को हम बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। बेस्ट एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट, ये सारी चीजें क्या है? एक्शनेबल क्लेम्स ही है। आपको ये लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ ये समझना है। तो हम बोलेंगे कि एक्शनेबल क्लेम्स क्लेम मतलब कोई भी क्लेम टू एनी डेट अदर देन सिक्योर्ड डेट। तो मतलब सिक्योर्ड डेट के अलावा क्या बच गया? अनसिक्योर्ड डेट। तो कोई भी ऐसा डेट जो मॉर्गेज या हाइपोथिकेशन, प्लेज वगैरह से सिक्योर्ड है, उसको जान दो, उसको जान दो। जो अनसिक्योर्ड डेट है ना, जिसको सिविल कोर्ट क्या करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी, और आपको ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ मिलेंगे इन केस आपके साथ गलत हुआ है तो। अब हो सकता है कि वो जो डेट या इंटरेस्ट आपका है वो एग्जिस्टेंट है, अक्रूइंग है, मतलब अभी है अभी नहीं है, अक्रू हो रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, कंटिंजेंट है। अगर मिला तो सिविल कोर्ट उसको क्या करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम बोल देते हैं। तो क्या एक्शनेबल क्लेम कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं मैम, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब मींस के हिसाब से तो वो डेफिनेशन में फॉल नहीं हुई, लेकिन बट इंक्लूड्स बोल के गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली उसको बोल दिया कि अगर आपने लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग कुछ भी करा है, उसको हम क्या मान लेंगे? उसको हम गुड्स मान लेंगे। और गुड्स मानी हुई चीजों पे क्या लग जाता है? जीएसटी लग जाता है, अनलेस के कहीं और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। परफेक्ट मैम। चलिए, तो बट इंक्लूड्स में एक पार्ट हुआ एक्शनेबल क्लेम। दूसरा पार्ट बोलता है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। एक एक करके, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज अटैच्ड टू लैंड, आज लैंड से जुड़ी हुई है या लैंड का ही पार्ट है, लेकिन हम अग्री कर चुके हैं कि हम उसको सेवर करेंगे। सेवर करेंगे मतलब अलग करेंगे, काट देंगे, सेपरेट कर देंगे, या तो सप्लाई के पहले या सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया ही है तो सप्लाई में ही हम उसको सेवर करके अलग करके बेच देंगे। तो इसको आप क्या मानो? आज ही गुड्स मानो। मानो ये एक खेत है जिसके ऊपर ये क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं। मान लो एक मैंगो ट्री है यहाँ पे जिसपे मैंगोज ग्रो हो रहे हैं। अब आज तो ये मैंगो ट्री लैंड से अटैच्ड है, मतलब कि वो इमूवेबल है, और अगर वो इमूवेबल है तो फिर मींस के हिसाब से तो उसको अपन गुड्स नहीं मान सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि आपका इंटेंशन क्या है कि इस मैंगो को सप्लाई करने से पहले तोड़ के, सेवर करके, अलग करके बेचना है, या हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं कि भाई ये मैंगोज उग जाएंगे तो तुमको अलग करके दे देंगे। मतलब या तो सप्लाई के पहले, या तो हम खुद ही इसको सप्लाई के पहले, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंटर कर ही चुके हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करेंगे? सेवर करेंगे, अलग करेंगे और बेच देंगे। तो आज भी उसको क्या मान लेना? गुड्स मान लेना। भले वो आज इमूवेबल है, आज वो लैंड से अटैच्ड है, लैंड का पार्ट है, लेकिन भविष्य में वो सेवर होके, अलग होके सप्लाई होने वाला है ना। हाँ, तो आज ऐसे उगते हुए ग्रास को, क्रॉप्स को भी अपन क्या मान लेंगे? गुड्स ही मान लेंगे। बोलो ये चीज दिमाग में बैठ रही है क्या? हाँ मैम। मैं आपको एक चीज दिखाती हूं, चलो, कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। आई जस्ट शो यू वन थिंग, है ना, जस्ट अ सेकेंड। ये अपन अपने ICAI के BOS पोर्टल पे आए, ठीक है, इंटरमीडिएट का स्टडी मटेरियल, जो आपकी एग्जाम्स के लिए May 25 के लिए जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, जिसके हिसाब से आपकी पूरी बुक अमेंडेड है,
इसमें अपन मान लो, चलो चैप्टर 2 खोलते हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी। अब यहां पे देखो, अब जब हम मॉड्यूल में देखेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी, और यहां पे हम डेफिनेशन देखते हैं गुड्स की। सप्लाई अंडर जीएसटी में मॉड्यूल क्या बोलता है गुड्स के बारे में? चलो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन money and securities, but includes actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। क्या ये सेम टू सेम चीज है जो अपन ने नोट्स में पढ़ी है? यस मैम, हमने सिंपली क्या करा है, इसका एक चार्ट बना लिया है और इसको लर्न कर लिया है। तो वैसे ही जो भी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है, जैसे भी करनी है, वर्ड टू वर्ड मैं आपको नोट्स में पढ़ाऊंगी। आपको बस करके क्या आना है, उन चार्ट को, उन टेक्निक को एक पैराग्राफ में लिख के और आ जाना है। अभी जब हम सर्विसेज पढ़ेंगे तो आपको सर्विसेज भी यहां से मैच करवाऊंगी। आप अगर यहाँ पे मनी सिक्योरिटी ढूंढोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा। देखो, एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन एज इट इज, क्लेम टू एनी डेट अदर देन डेट सिक्योर्ड, सेम टू सेम। लेकिन क्योंकि ये काम का नहीं है इसलिए आपको लर्न नहीं करवाया। मनी, मनी भी अगेन हम क्या बोलेंगे, इंडियन लीगल टेंडर, अपना इंडियन रुपी, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नॉट इंक्लूड एनीथिंग जो उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रखा है, उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या सारी की सारी डेफिनेशन सेम टू सेम अपनी नोट्स में कवर्ड है क्या? द आंसर इज यस। तो एज आई कीप सेइंग कि आपको लॉ के लैंग्वेज का कोई भी टेंशन नहीं करना है। वो एग्जैक्ट लैंग्वेज जो ICAI आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप एग्जाम में लिख के आओ, वो मैं आपको क्लास में लर्न करवाने वाली हूँ। आपको बस मेरे साथ बने रहना है और मैं जो जो आपको क्लास में याद करवा रही हूँ उसको मेरे साथ याद करते जाना है। दैट इज ऑल। ठीक है, तो अब अपन फाइनली क्या पूरी गुड्स की डेफिनेशन को वाइंड अप कर सकते हैं क्या? और डेफिनेशन में जो अंदर वर्ड्स यूज हुए हैं उनकी भी डेफिनेशंस क्या अपन पढ़ चुके हैं? यस मैम। एक बार फटाफट से सब लोग मेरे साथ ट्राई करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखने का। चलो, क्या बोलेंगे हम गुड्स मीन्स? फटाफट से टाइप करते जाओ मेरे साथ, क्या हमको डेफिनेशन लर्न हो रही है? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूव हो सकता है सब कुछ गुड्स है। अदर देन हम बोलेंगे मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब ये चीजें ऐसी हो सकती है कि आपको लगे कि मूवेबल है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली इनको तो हम कभी भी गुड्स नहीं मानेंगे। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। लेकिन हम बोलेंगे कि बट इंक्लूड्स, भाई कुछ चीजें हो सकती है जो आपको लगे कि मूवेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको क्या मानना, गुड्स मानना। बट इंक्लूड्स में हम क्या बोलेंगे? तो मैम एक्शनेबल क्लेम। बट इंक्लूड्स में क्या आ जाएगा? एक्शनेबल क्लेम। या तो हम बोलेंगे कि ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास या एनीथिंग्स दैट इज अटैच्ड टू लैंड या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। क्या बोला? आज लैंड से अटैच्ड है या लैंड का ही पार्ट बना रही है, विच इज अग्रीड। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अग्रीड टू बी सेवर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई, उसको अपन क्या बोल देंगे? गुड्स बोल देंगे। और अब समझ में आता है कि जो चीज गुड्स है उसी पे जीएसटी लगने का स्कोप है। अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस में आई ही नहीं तो क्या उस पर कभी जीएसटी लगाने के बारे में हम सोच भी सकते हैं? द आंसर इज नो। क्लियर टू एवरीवन? बोलो 100% क्लियर टू एवरीवन? समझ आ गया, मजा आ गया? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद हुआ क्या मेरे साथ? हमको समझ में आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी पढ़ा, सिक्योरिटी पढ़ा और एक्शनेबल क्लेम का भी मीनिंग हमने पढ़ लिया है। जल्दी से बोलो, हो गया? दिल दिल आग आग बॉम बॉम? यस मैम। चलो, परफेक्ट मैम। मनी डन, सिक्योरिटी डन, ये डिलीवरी वाला पॉइंट डन और एक्शनेबल क्लेम डन। ये पूरा पेज आपको लर्न नहीं करना है, गुड्स आपको लर्न करना है। जैसे जैसे बताऊं बस वैसे वैसे करते जाओ और 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स एग्जाम में लेके आओ। चलिए, उसके बाद एक्शनेबल क्लेम तो मैम बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे किसी अनसिक्योर्ड डेट का क्लेम और बहुत सारी चीजें आपने बताई।
लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम हमारे काम के नहीं है। जब हम आगे सप्लाई अंडर जीएसटी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्शनेबल क्लेम भले ही गुड्स है पर उनको गवर्नमेंट ने जीएसटी से बाहर निकाल दिया। मतलब आज मान लो अगर मैंने किसी को अनसिक्योर्ड डेट दिया है और वो अनसिक्योर्ड डेट का मैं क्लेम मांगती हूँ तो मैम प्रैक्टिकली उस पर तो जीएसटी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्शनेबल क्लेम को गुड्स तो माना है पर उनपे बोला कि जीएसटी मत लगाना, उनको एक नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। हावेवर ये जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है ना, इन पे जीएसटी लगता है। ये मैंने क्या बोला, किस पे जीएसटी लगता है नहीं लगता है, ये सब हम सप्लाई के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी आपको मेरे साथ क्या करना है, खाली ये जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है इनके नेम्स लर्न कर लेने हैं। क्या बोला? एक्शनेबल क्लेम तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन उसमें से 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है जिनको जीएसटी में अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जिनके ऊपर टैक्सेबिलिटी होती है, जिनके ऊपर खूब सारा जीएसटी गवर्नमेंट लगा देती है। तो ये 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम भूल जाएं। आपको ये जिंदगी भर याद रहने चाहिए कि 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स अंडर जीएसटी कौन से हैं। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ये तो साथ में याद रह जाएगा। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कसिनो। क्या बोला? 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है जो आपको लर्न होने चाहिए। इनके लिए प्रोविजन क्या अलग है वो अपन सप्लाई के चैप्टर में पढ़ेंगे। मैम एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली 6 टाइप के एक्शनेबल क्लेम्स को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड मतलब इनके लिए कोई तो अलग ट्रीटमेंट होगा। अब क्या अलग ट्रीटमेंट होगा वो अपन कब पढ़ेंगे? सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर पढ़ेंगे तब। जल्दी से कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के नाम मुझे लिख के बताएंगे। मैम सबसे पहला लॉटरी, फिर बेटिंग, गैम्बलिंग। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ये तो एक साथ याद रह ही जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग दो अलग चीजें हैं। 2 मिनट रुको, दोनों के डिफरेंसेस समझाती हूं। ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो, ये क्या है? ये 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है जिनका अलग ट्रीटमेंट क्या होगा वो बाद में देखेंगे। अभी क्या करना है? सिर्फ इनके नेम्स हमें लर्न करने हैं। आई एम वेटिंग, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन द नेम्स ऑफ 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। जो बच्चे रिकॉर्डेड मोड में इस लेक्चर को देख रहे हैं वो अपने रफ शीट में स्क्रिबल करेंगे और बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। 2 बार फटाफट से मेरे को लिख के बताना, 2 बार लिखना, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करके डाल दिया मैम, एक बार लिखा कॉपी पेस्ट, हमारे पास ये ऑप्शन है नो। तो 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या है? लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग तो एक साथ याद रह ही जाएगा। फिर ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो। अब देखो 2 चीजें होती है, एक ऑनलाइन गेम और एक ऑनलाइन मनी गेम, OMG। देखो ऑनलाइन गेमिंग में तो कोई भी गेम आ जाता है जो आप ऑनलाइन खेलते हो। मान लो सबवे सर्फर्स हो गया, या मान लो कैंडी क्रश हो गया, या आप रमी वगैरह खेल लो। तो एनी गेम दैट यू प्ले ऑनलाइन इज एन ऑनलाइन गेम। उसमें क्या सोचना है मैम? देखो ऑनलाइन गेमिंग मतलब मैम कोई भी गेम, ऐसा कोई भी गेम जो ओवर द इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू खेला जा रहा है उसको ऑनलाइन गेम बोल देंगे। और ऑनलाइन मनी गेम भी एज सच तो ऑनलाइन गेम का ही एक पार्ट है। मतलब ऑनलाइन गेम इतना बड़ा, उसका एक पार्ट है पर्टिकुलरली ऑनलाइन मनी गेम, जिसे हम स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम मानते हैं। तो मैम नॉर्मली तो हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं जहां पे हमको कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़ते हैं, बस इंटरनेट है अपने पास या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का कनेक्शन है तो अपना काम हो गया, अपन वो गेम खेल सकते हैं। हाँ हो सकता है अब उस गेम में आप अंदर अपने सबवे सर्फर्स को, वो जो आपका लड़का भागता है, ये लड़की भी है उसमें तो आई गेस, तो वो जब भागते हैं तो उसको आप नए शूज दिला दो, नए टी शर्ट पैंट दिला दो, वो इन गेम परचेसेस, वो अलग बात है। दैट इज नॉट ऑनलाइन मनी गेमिंग, दैट इज ऑनलाइन गेमिंग ओनली। पर्टिकुलरली ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होता है? तो ऐसा कोई गेम जिसमें जो प्लेयर है ना वो कोई पैसा डिपॉजिट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन है कि उसको सामने और पैसा जीतने मिलेगा। इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन मनी गेम। आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकते हो ऑनलाइन मनी गेम का? क्या आप मुझे ऑनलाइन मनी गेम का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? हम बोल रहे हैं ऐसे गेम्स जहां पे प्लेयर या तो पे करेगा या डिपॉजिट करेगा मनी। अब जरूरी नहीं है सिर्फ मनी, वो मनी का वर्थ जैसी, मतलब मनी जितनी वर्थ हो किसी चीज की वो भी अंदर दाव पे लगा सकता है, या वर्चुअल डिजिटल असेट।
मैम ये वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है? बिटकॉइंस आप लोगों ने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, ये सारा वर्चुअल डिजिटल एसेट होता है। तो जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ मनी ही गेम में लगा सकते हैं, हो सकता है हम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइंस में गेम खेल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो हम बोल रहे हैं कि जहां पे प्लेयर को कोई तो मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट डिपॉजिट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, उसकी ऐसी उम्मीद है कि वो और ज्यादा जीतेगा। मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मनी गेमिंग बोलते हैं। वेरी गुड मैम। ड्रीम 11, पोकरबाजी, रमी, एमपीएल, ये सब आई डोंट नो ये व्हाट इज एमपीएल, व्हाट इज पोकरबाजी। हाँ, ड्रीम 11 मुझे पता है। तो ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन मनी गेम्स है, जहां पे प्लेयर को क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा या डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या चीज? लिखो कमेंट सेक्शन में, क्या डिपॉजिट करेगा प्लेयर? मैम प्लेयर या तो देगा मनी, या मनी देना जरूरी नहीं है, मनीज वर्थ जैसी, मतलब ऐसी कोई चीज जिसकी वर्थ भी मनी जैसी है, कोई और चीज, मतलब इन काइंड भी अपन चीजें दाव पे लगा सकते हैं। हाँ मैम, मनीज वर्थ, या हम बोलते हैं वीडीए। व्हाट इज वीडीए? वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो प्लेयर क्या करेगा? पे करेगा या डिपॉजिट करेगा इन चीजों को। क्यों करेगा मैम? क्योंकि उसको उम्मीद है, उसको क्या है? एक्सपेक्टेशन है विनिंग करने की। क्या विनिंग करने की? और ज्यादा मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट विन करने की उसकी एक्सपेक्टेशन है। अब यहां पे क्या होगा? लोगों ने ये एक नया पॉइंट लाया कि भाई देखो यहां पे लक नहीं चलता। आप इसको सट्टा तो मत बोलो, समझो हम बोल रहे हैं कि आज अगर हमें रमी खेलना है या आज हमें ऑनलाइन ये जो ड्रीम 11 खेलना है, तो यार दिमाग लगाना पड़ता है ना, दिमाग लगाना पड़ता है कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करे, क्या करे, या कौन सा पत्ता ले, क्या करे। तो मैम ये तो एक्चुअली स्किल वाली बातें हैं, ये तो कोई लक नहीं है, कोई चांस नहीं है मैम, ये तो हमारा स्किल यूज हो रहा है यहाँ पे। देखो गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसको गेम ऑफ, आप ऐसा बोलो कि यहाँ पे स्किल है, चांस है, लक है, बोथ है, कुछ भी है, या आप बोलो कि नहीं ये तो कोई गेम नहीं है, ये तो एक कंपटीशन है, ये तो एक इवेंट है। गवर्नमेंट ने बोला हम सी नहीं है, आप इसको गेम बोलो, स्कीम बोलो, कंपटीशन बोलो, एक्टिविटी बोलो, प्रोसेस बोलो, कुछ भी बोलो, जिसका जो आउटकम है ना वो स्किल पे हो, लक पे हो, चांस पे हो, दोनों पे हो, परमिसिबल है, नॉट परमिसिबल है, कुछ भी है, हम तो इसको क्या मान लेंगे? ऑनलाइन मनी गेमिंग ही मान लेंगे। क्या हमको ये लर्न करना है? नहीं। क्या हमको ये समझना है? हाँ। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि देखो ऑनलाइन गेम क्या होता है। मैम ऑनलाइन गेम तो सिंपल, कोई भी गेम जो हम इंटरनेट पे या किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे खेल सकते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? ऑनलाइन गेम बोल देंगे। और ऑनलाइन मनी गेम भी एक टाइप का तो ऑनलाइन गेम ही है, लेकिन पर्टिकुलरली ऑनलाइन मनी गेम क्या होता है? मैम ऐसा गेम जहां पे प्लेयर को या तो पे करना पड़ेगा या डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्या मैम? मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट। क्यों करेगा वो? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन है। उसको क्या एक्सपेक्टेशन है? कि उसको विनिंग होगी, विनिंग में उसको और मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट मिलेगा। फिर आप उसको चाहे गेम बोलो, स्कीम बोलो, इवेंट बोलो, एक्टिविटी बोलो, कंपटीशन बोलो, जिसका जो आउटकम है ना वो आउटकम चाहे लक पे बेस्ड हो, स्किल पे बेस्ड हो, चांस पे बेस्ड हो, दोनों पे बेस्ड हो, वो चीज परमिसिबल हो नहीं हो, हर चीज को हम क्या बोल देंगे? ऑनलाइन मनी गेमिंग ही बोल देंगे। बहुत सारी गेम गवर्नमेंट पर्टिकुलरली टेम्पररी इंडिया में बैन कर देती है। वो बीच में ऐसी एक गेम आई थी ना, कौन सी तो डॉल्फिन वाली, जिसमें लोग सुसाइड कर लेते थे। फिर वो ऐसी गेम्स आती थी ना जिसमें वो पोकेमॉन ढूंढने जाते थे और फिर एक्सीडेंट हो जाता था बच्चों का। तो गवर्नमेंट टेम्पररी गेम्स को बैन भी करती रहती है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई गेम है जो लॉ में परमिसिबल नहीं है, बैंड है, फिर भी आपने कहीं से खेल लिया ना, तो भी ऑनलाइन मनी गेमिंग में आ जाएगा। क्या बोला हमने? वो कौन सी तो गेम थी ना, बहुत चली थी, हम स्कूल में थे उस टाइम पे आई थी, जहां पे वो गेम खेलते खेलते लोग सुसाइड कर लेते थे, ऐसा कुछ तो होता था। तो भाई यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऑनलाइन मनी गेमिंग में हो सकता है कि टेम्पररीली या परमानेंटली वो परमिसिबल भी ना हो लॉ के अंदर, फिर भी अगर आपने खेल लिया ना, चाहे वो स्किल है, चांस है, प्रोसेस है, एक्टिविटी है, गेम है, स्कीम है, कंपटीशन है, कुछ भी है, हम उसको क्या मानेंगे? ऑनलाइन मनी गेम ही मानेंगे। हाँ, वेल वाला, ब्लू वेल करके एक गेम आई थी जो खेलते खेलते लोग सुसाइड कर लेते थे, ऐसे बहुत सारे कुछ तो केसेस भी हुए थे, फिर उस गेम को बैन कर दिया गया था। तो वैसे ही टेम्पररीली अगर कोई ऐसी गेम है जहां पे पैसे लगाते हो, गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है और आपने खेल लिया, तो भी क्या मान लेंगे? ऑनलाइन मनी गेम ही मान लेंगे। बोलो, एब्सोल्युटली क्लियर? हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे एक्शनेबल क्लेम, जो बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर हमें किससे मतलब है? 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम से।
जो कौन कौन से हैं? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो। तो हमने सोचा कि यहाँ पे ये ऑनलाइन मनी गेमिंग वर्ड आया ही है तो इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं। तो हमने बोला कि देखो ऑनलाइन गेम भी एक चीज होती है जो तो नॉर्मल कोई भी गेम हो सकती है, और ऑनलाइन मनी गेम एक चीज होती है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या आता है? ऑनलाइन मनी गेम, जहां पे प्लेयर क्या करेगा? मनी इज वर्थ वर्चुअल डिजिटल एसेट को डिपॉजिट करेगा ताकि उसको विनिंग में भी मनी इज वर्थ वर्चुअल डिजिटल एसेट मिले। फिर आप उसको गेम बोलो, स्कीम बोलो, कंपटीशन बोलो, एक्टिविटी बोलो, प्रोसेस बोलो, चाहे उसका आउटकम स्किल हो, लक हो, दोनों हो, परमिसिबल हो, नॉट परमिसिबल हो, हर केस में वो क्या हो जाएगा? ऑनलाइन मनी गेमिंग कहलाया जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है? मेरे साथ बोलो। दिस इज डन, दिस इज डन। चलो, तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स भी हो गया अपना। ऐसे एक्शनेबल क्लेम्स जो है बेटिंग, लॉटरी, कसिनो, ऑनलाइन मनी गेम, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग। यहाँ पे गुड्स 100% कंप्लीट होता है, मतलब गुड्स की डेफिनेशन और उसके डेफिनेशन में यूज किए गए वर्ड्स की भी डेफिनेशन अपन एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ चुके हैं। हमने ऑलमोस्ट 1 आवर आज सिर्फ एक ही चीज पढ़ी कि गुड्स क्या होते हैं। पता चल रहा है कि कितना फंडामेंटल और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैम टोटल 55-60 आवर्स का बैच बोले थे आप, जिसमें से 1 घंटा आपने हमको सिर्फ गुड्स पढ़ाया। हाँ, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता चला कि कोई चीज गुड्स है या सर्विस है या नहीं है, तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा हमको कैसे समझ में आएगा? बोलो हाँ। और घर जाके तो हमें कुछ लर्न करना ही नहीं है, हमें तो आपके साथ सब कुछ लर्न करना है। परफेक्ट मैम। चलो, तो अब हम समझते हैं कि सर्विसेज क्या होता है। गुड्स तो हो गया, अब सर्विसेज देखते हैं। तो यहां पे हम बोलेंगे कि सर्विसेज क्या होता है। चलो, वो ऑनलाइन नहीं है ना युक्ति, यू गो एंड प्ले। ऑनलाइन मनी गेम्स आर गेम्स दैट यू आर प्लेइंग ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट, where you are depositing something. In the question that you are asking, we are not depositing anything. Perfect. तो वहां इनकम टैक्स लग जाता है, डायरेक्टली अपनी इनकम हो जाती है। टू आंसर योर क्वेश्चन, हमारी सीधी इनकम हो रही है ना। हमने सामने क्या डिपॉजिट किया वहां पे, या हमने यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम कुछ डिपॉजिट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन में कि हमें विनिंग हो, तब जाके ये प्रोविजंस अप्लाई होंगे। चलिए, अब सर्विसेज की भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम तरीके से ही वर्क करेगी। सर्विसेज मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स। क्या बोला? यहां पे भी जो अपना फॉर्मेट है वो तो सेम ही रहेगा, सर्विसेज मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स। तो यहां पे हम क्या मस्त माल डेफिनेशन बनाई है, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग। है मैम? अब सर्विस को तो कैसे समझाओगे आप? गवर्नमेंट को भी नहीं समझ में आया, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। क्या बोला कि सबसे पहले अगर कोई भी चीज है जिसको आप एनालाइज कर रहे हो वो गुड्स के डेफिनेशन में फॉल होती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है अगर, तो उसको गुड्स मान लेना। क्या बोला? कोई भी चीज जो पर्टिकुलरली गुड्स के डेफिनेशन में फॉल होती है उसको गुड्स मान लेना। तो यहां पे नहीं आएगा। मनी और सिक्योरिटी, मनी और सिक्योरिटी दोनों को ही अदर देन में डाल दिया, मतलब मनी ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है। इसलिए अब हमको 100% क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ मनी और सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन करने पे कभी भी जीएसटी नहीं लग सकता, क्योंकि वो तो गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है। बट इंक्लूड्स में हम क्या बोलते हैं? यहां पे हम बोलते हैं कि देखो मनी गुड्स या सर्विस नहीं है, लेकिन मनी का यूज करना, मनी का क्या करना? यूज करना, मनी का कन्वर्जन करना एक फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन से दूसरे फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन में, जिसके लिए एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होता है, उसको आप सर्विस मानना। हाइला मैम बहुत सारा बोल गए, थोड़ा सा समझाओ। देखो, मैंने युक्ति को 1 लाख रुपीस दिए, युक्ति ने मुझे वापस 1 लाख रुपीस दे दिया। मियर ट्रांजैक्शन इन मनी हो गया, मैंने पैसा दिया, उसने मुझे दोबारा से पैसा दे दिया, तो जीएसटी की कोई बात ही नहीं आई क्योंकि तो मनी हो गया। मैंने युक्ति को 1 लाख रुपीस दिए, मैंने बोला कि देख फ्री में तो नहीं मिलेंगे, इफ यू आर कीपिंग दिस 1 लाख रुपी फॉर 1 ईयर, तो 12% पर एनम के हिसाब से मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 12,000 का इंटरेस्ट चाहिए। यानी क्या हुआ? युक्ति को मनी यूज करने दिया, युक्ति को मनी यूज करने दिया जिसके लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रही हूं, तो क्या इंटरेस्ट मिलना सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा? द आंसर इज यस।
हम बोलते हैं अगर हम किसी को लोन, डिपॉजिट, एडवांस देते हैं जिसके सामने हमें इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, डिस्काउंट इनकम मिल रही है, तो वो सब तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। मानो आपने बैंक में गए, अकाउंट खुलवाया, अब सिर्फ बैंक में अकाउंट में पैसा डाल देना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन आपके पैसों के रिलेटेड आपको वो सर्विसेज दे रहे हैं। मानो आपको कोई एसएमएस चार्जेस कलेक्ट कर रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट अपने आप में गुड्स है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के मेकिंग चार्जेस बैंक आपसे कलेक्ट कर रही है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के चार्जेस आपसे कलेक्ट कर रही है, एसएमएस चार्जेस है, कोई और बैंक चार्जेस अगर आपको लग जाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है पता है, ये सब मनी को यूज करने से रिलेटेड है। तो क्या इन सबको सर्विस मानते हैं? हाँ मैम। तो क्या इन सब पे जीएसटी लगता है? हाँ मैम। तो अगर बैंक का मानो कोई एसएमएस चार्ज लगा है तो उस पे भी जीएसटी लगेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट या डिमांड ड्राफ्ट वगैरह को इश्यू करने के चार्जेस लगे हैं तो उन पे भी जीएसटी लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब तो सर्विस है, प्योर मनी सर्विस नहीं है, पर मनी को यूज कर लेना जिसके लिए क्या हो रहा है, कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, क्या वो सर्विस बन जाएगा? हाँ मैम। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन, जिसके लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। मुझे छुट्टा चाहिए था, मेरे पास 2000 का नोट था, मेरे पास मान लो 2000 का नोट था और मुझे उसका छुट्टा चाहिए था, तो मैंने क्या किया, मैम बंदी तो हो गई, अब क्या करोगे छुट्टा लेके? चलो मान लो मेरे पास 500 का नोट था और मुझे 100 के 5 नोट्स चाहिए थे। मैंने मान लो चिरायु को 500 दिए, मैंने बोला कि अरे यार ऐसे सब्जी वब्जी लेना था, मेरे को छुट्टे चाहिए, तो चिरायु ने मुझे क्या किया, 100 रुपीज के 5 नोट्स दे दिए। बोलो क्या इसमें कहीं जीएसटी लगने जैसा लग रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 1, आई गेव चिरायु 500, चिरायु गेव मी 100 into 5। क्या आपको लगता है यहाँ पे कोई सर्विस हुआ है? चिरायु ने मुझे एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में मनी कन्वर्ट करके दिया, 500 डिनोमिनेटेड नोट्स को उसने मुझे 100 डिनोमिनेटेड नोट्स में कन्वर्ट करके दिया, बट द मैटर रिमेन्स हियर कि चिरायु ने मुझसे कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया, और अगर कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया तो फिर वो सर्विस नहीं हुआ। लेकिन यही मान लो चिरायु तो लुच्चा निकला। मैम लुच्चा क्यों? चिरायु ने बोला मैम आज के जमाने में छुट्टा देता कौन है, मैं आपको 500 के बदले 100 रुपीज के 4 नोट दे दूंगा, एक 50 का भी दे दूंगा, 50 तो मुझे कंसिडरेशन चाहिए। मैंने बोला भाई किस बात का कंसिडरेशन? उसने बोला आपको मैंने मनी को एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करके दिया, उसके लिए मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ पे मैं बोलूं कि चिरायु ने मुझे एक सर्विस दे दी जिसके लिए उसने मुझसे 50 रुपीज का कंसिडरेशन चार्ज कर लिया? यस मैम। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? यस मैम। तो ये हुआ डिनोमिनेशन। करेंसी मान लो कि भाई आपने डॉलर को रुपी में, रुपी को पाउंड में, पाउंड को यूरोज में, येन में, किसी में कुछ भी कन्वर्ट करवाया, तो फॉरेक्स डीलर के आपको बिना किसी कंसिडरेशन करके देता है? नहीं मैम। मान लो अगर आरबीआई का रेट 80 है ना, तो वो आपसे 81 लेगा। क्यों? ताकि वो जो बीच का पैसा है ना वो उसकी कमाई हो जाए। यानी उसने मुझे क्या किया, एक करेंसी से दूसरे करेंसी में मनी को कन्वर्ट करके दिया, जिसके लिए उसने मुझसे कुछ कंसिडरेशन भी चार्ज कर लिया। तो क्या ये भी सर्विस हो जाएगा? हाँ मैम। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, मेरे पास फिजिकल कैश पड़ा था, मैंने जाके बैंक में एफडी कर दी, एफडी के कुछ चार्जेस मुझसे ले लिए गए क्योंकि मैंने मनी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करा है, तो क्या ये भी सर्विस हो जाएगा? हाँ मैम। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सर्विस की डेफिनेशन बोलती है कि सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी और सिक्योरिटी। गुड्स अगर है पर्टिकुलर तो उसकी ही डेफिनेशन में उसको गिराना। मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज जहां पे आप मनी को यूज करते हो या कन्वर्ट करते हो, कैश या किसी भी मोड को आप कन्वर्ट करते हो, ऐसा लर्न करने के लिए सिंपल याद रखने का, एफसीडी टू एफसीडी क्या बोलेंगे, आप कन्वर्ट करते हो वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन, जिसके लिए आप एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आपको 500 दिए, आपने मेरे को 100 के 5 नोट दे दिए, तो भले ही एक डिनोमिनेशन से दूसरा डिनोमिनेशन कन्वर्ट हुआ, लेकिन क्या कंसिडरेशन चार्ज हुआ था? नहीं, तो वो भी सर्विस नहीं बनेगा। अगर एफसीडी टू एफसीडी हम बोलते हैं, अगर एफसीडी टू एफसीडी कंसिडरेशन चार्ज हो जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, सर्विस बन जाता है। चलिए अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। अगर कोई चीज गुड्स है या सर्विस है और मैंने आपको बोल दिया कि उसका सप्लाई हो गया, तो क्या ये फाइनल है कि जीएसटी लग जाएगा? बोलो। अगर कोई चीज गुड्स है या सर्विस है जिसका सप्लाई हो चुका है, तो नाउ इज इट फाइनल कि मैम अब इसके ऊपर तो जीएसटी लग ही जाएगा?
ये अभी भी कोई रास्ता है कि शायद मैम हो सकता है कि भले ये गुड्स है भले ये सर्विस है पर इस पे जीएसटी तो नहीं लगेगा। एंड हियर कम्स द पॉइंट कि अगर कोई चीज नहीं, अब सबका आंसर गलत है। नाउ कम्स द पॉइंट विच सेज दैट कि जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो गुड्स है या सर्विस है उसके ऊपर जीएसटी लग ही जाए। कुछ एसेंशियल चीजों को गवर्नमेंट ने क्या दे दिया है, एग्जेम्पशन दे दिया है। मान लो अगर आप मिल्क परचेस करने गए, आप सॉल्ट परचेस करने गए, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमको चाहिए होती है रोज। गवर्नमेंट को हम बोलते कि भाई ऐसी चीजों पे तो एटलीस्ट जीएसटी मत कलेक्ट करो, तो इनको गवर्नमेंट क्या कर देती है, एग्जेम्पशन दे देती है। मान लो आपने किसी को लोन दिया और उस लोन पे आपको इंटरेस्ट मिला है, तो क्या वो इंटरेस्ट सर्विस है? हाँ मैम। क्या ये एक सप्लाई हुआ? हाँ मैम। लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट इनकम को क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसलिए आज अगर मानो आप में से कभी किसी ने फैमिली में होम लोन ले रखा होगा या कोई कार लोन ले रखा होगा जिसके लिए अगर आप पेमेंट्स कर रहे हो ना, तो भले ही इंटरेस्ट एक्चुअली सप्लाई ऑफ सर्विस है पर आप लोग कोई जीएसटी उस पर नहीं भर रहे होंगे। क्यों नहीं भर रहे होंगे मैम? क्योंकि वो जीएसटी में क्या है, एग्जेम्प्ट है। 24 पेजेस का चैप्टर है अपनी हैंड रिटन बुक में एग्जेम्पशन को लेके, जहां पे मैं आपको 150 टाइप्स ऑफ एग्जेम्पशंस क्लास में पढ़ाने वाली हूं कि भाई ये सारी चीजें गुड्स भी है, सर्विस भी है, सब कुछ ओके है, लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं नहीं इस पे हमको जीएसटी नहीं चाहिए, इसको क्या कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो। आज मानो अगर आप घर रेंट पे लेते हो रहते हो, तो क्या घर को रेंट पे लेना ये एक सर्विस हुआ? हाँ मैम। हमने किसी का घर यूज करने के लिए रेंट पे लिया है, उसको हम अगर रेंट देते हैं तो ये भी एक सर्विस हुआ। लेकिन क्या सुना है कभी कि रेंट पे हमने जीएसटी भरा? नहीं मैम। क्यों? क्योंकि वो सर्विस होते हुए भी जीएसटी में क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टू आंसर योर क्वेश्चन युक्ति, जरूरी नहीं है कि हर सर्विस पे जीएसटी लगे ही लगे, लेकिन अगर कोई चीज पे जीएसटी लगा है तो क्या जरूरी है कि वो सर्विस या गुड्स होगा? सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या हर चीज जो गुड्स सर्विस है उस पे जीएसटी लगेगा ही? क्वेश्चन नंबर 2, क्या हर वो चीज जिस पे जीएसटी लग चुका है मैम वो तो कंपलसरी गुड्स या सर्विस होगा ही? 2 क्वेश्चन पूछे, आपको बोलना है यस या नो। मैम फर्स्ट तो आप समझा ही चुके हो कि नो, हर चीज अगर गुड्स या सर्विस है तो उस पे जीएसटी लगना कंपलसरी नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्पशन में डाल दिया हो या नॉन टैक्सेबल चीजों में डाल दिया हो, नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया हो। हम बहुत सारी चीजें देखेंगे जो गुड्स सर्विसेज होते हुए भी जीएसटी के परव्यू से बाहर है। और वेरेज यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर किसी चीज पे जीएसटी लग चुका है मतलब तो डीम्ड मान ही लेना कि वो गुड्स सर्विस होगा ही होगा, तो ही उस पे जीएसटी लगा होगा। जैसे बताओ आज अगर जिया को शादी करनी है, मान लो, अरे मैम सीए तो बनने दो, क्या कर रहे हो, फटाफट ऐसा मान लो आज जिया को शादी करनी है, तो क्या जिया एक लड़के से शादी करेगी? हाँ मैम। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे कि अगर कोई भी लड़का है तो क्या कंपलसरी हो गया, फाइनल हो गया कि जिया की उससे शादी हो ही जाएगी? नहीं नहीं मैम, मतलब जस्ट गुड्स सर्विस होने से जीएसटी लग ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं बोलूं कि आज अगर जिया की किसी से शादी हो चुकी है तो क्या डीम्ड होगा कि वो एक लड़का ही होगा? हाँ मैम, ये डीम्ड होगा। मतलब अगर सप्लाई जीएसटी लग चुका है तो डीम्ड है कि गुड्स सर्विस होगा तो ही जीएसटी लगा होगा, लेकिन हर गुड्स सर्विस पे जीएसटी लग जाए ऐसा जरूरी नहीं है। शादी हो गई है तो फाइनल है कि लड़के से ही हुई होगी, लेकिन क्या दुनिया का हर लड़का जिया का पति बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है मैम? बोलो, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में बैठा। यानी अभी तो मैं आपको सिर्फ गुड्स और सर्विस समझा रही हूं, तो ये मत सोच लेना कि मैम हर चीज जो गुड्स सर्विस है उस पे जीएसटी लग ही जाएगा। जैसे कि बताया ना क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट, वो क्या है, एक एक्शनेबल क्लेम है, गुड्स है, फिर भी उस पे जीएसटी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने जीएसटी से बाहर निकाल दिया। अल्कोहल है, गुड्स है, जीएसटी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसको नॉन टैक्सेबल बना दिया। बोलो हाँ एवरीवन, यस यस यस, टेल मी क्विकली। परफेक्ट मैम। तो यहां पे हम बोल रहे हैं कि सर्विसेज मींस, डेफिनेशन पढ़ेंगे फटाफट से, सर्विसेज मींस एनीथिंग, कुछ भी सर्विस ही है। सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। अगर कोई गुड्स है तो उसको गुड्स मानना, मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है। लेकिन बट इंक्लूड्स क्या बोलता है, ऐसी एक्टिविटीज जहां पे आप कर रहे हो मनी का यूज या आप कर रहे हो कन्वर्जन, कैश या किसी भी फॉर्म में आप कन्वर्जन कर रहे हो वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन से अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन में, जिसके लिए क्या हो रहा है, एक सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है। इसको हम क्या बोल देते हैं, सर्विस बोल देते हैं। और सर्विस में
देखो सिक्योरिटी तो सर्विस नहीं है, लेकिन अगेन सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करवाना ये तो सर्विस होता है। मतलब मैम ज़ेरोधा सुना है? ज़ेरोधा किसी ने? ज़ेरोधा क्या होता है मैम? या शेर खान सुना होगा। ये सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज होती है बहुत सारी, जिनके थ्रू हम लोग शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। अब मान लो मैंने कोई शेयर खरीदा जो 1000 रुपीज का था, तो क्या वो मुझे 1000 में ही पड़ेगा? नहीं मैम, ये जो बीच में ब्रोकर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, अपना कुछ तो कमीशन चार्ज करते हैं, एजेंसी चार्जेस लेते हैं, इंटरमीडियरी चार्जेस लेते हैं, तो ऐसे हमारे अलग चार्जेस कुछ तो लग जाते हैं। ज़ेरोधा में भी हम सेल परचेस करते हैं तो वो कुछ परसेंटेज तो वो अपना कमीशन रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो 1000 का शेयर है ना, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी है, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवा देगा कौन? ज़ेरोधा, शेर खान। ये लोग क्या करेंगे, मान लो पर ट्रांजैक्शन 0.5%, 1%, 2% कोई अगर ये लोग चार्जेस कलेक्ट कर लेते हैं, तो क्या वो चार्जेस सर्विस होंगे? यस। क्या वो जीएसटी में टैक्सेबल होंगे? यस। तो हम बोलते हैं कि मनी और सिक्योरिटी दोनों अपने आप में सर्विस नहीं है, गुड्स नहीं है, लेकिन मनी और सिक्योरिटी को यूज कर लेना, फैसिलिटेट करवा देना, ट्रांजैक्शन करवा देना, जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज हो जाता है, क्या वो सर्विस बन जाता है? हाँ मैम। और अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो क्या उस पर जीएसटी भी लग जाएगा? हाँ मैम। बोलो, गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है क्या? मैं आपको एक बार मॉड्यूल से सर्विस के डेफिनेशन भी मैच करवा देती हूँ। देखो मैं शुरू में ये एक्टिविटी करती हूँ कि आपको मॉड्यूल से चीजें मैच करवाती हूँ, ताकि आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई हमको, अगर हमने हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिए हैं तो मॉड्यूल को देखने की भी जरूरत नहीं है। एवरी सिंगल थिंग दैट कैन कम अप इन योर एग्जामिनेशन इज कवर्ड इन द हैंड रिटन नोट्स। आप मॉड्यूल नहीं टच करोगे चलेगा, 100% कॉन्सेप्ट्स और 100% मॉड्यूल के क्वेश्चंस, दोनों ही चीज मैं अपनी क्वेश्चन बैंक और बुक में कवर कर चुकी हूँ, और अच्छे इंटरैक्टिव, कलरफुल और शॉर्ट मैनर में, बिना लैंग्वेज को चेंज करें। तो देखो, सर्विसेज मीन्स एनीथिंग other than goods, money, security, but includes activity relating to use of money, या हम बोलेंगे conversion from one form currency denomination to another form currency denomination, जिसके लिए separate consideration charge हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो चार्ट मैम ने पढ़ाया है उसको बस पैराग्राफ बना के और एग्जाम में लिख के आ जाना है। एक्सप्लेनेशन ये भी बोलता है कि भाई फैसिलिटेट या अरेंज करवाना सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन, वो भी क्या हो जाता है, एक सर्विस ही हो जाता है। लर्न हो गया सबको मेरे साथ? याद हो गया क्या सबको मेरे साथ? हाँ मैम। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, रिलेटेड पर्सन। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना भी पढ़ाया उसमें से आपको याद क्या रखना है? गुड्स, सर्विस और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, बस। बाकी आप लोगों को मनी, एक्शनेबल क्लेम, सिक्योरिटी, कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। याद अभी तक जो पढ़ाया है ना, उसमें से तो सिर्फ गुड्स, सर्विस और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम 6 के नाम, इतना ही आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस, ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए। मतलब इसमें से कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये पूरा लिख के नहीं आना पड़ेगा, पर हाँ ये आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि कोई चीज इसमें फॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी के रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीएसटी के रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन, कि जीएसटी में रिलेटेड पर्सन कौन। पहले तो मेरे को ये बताओ कि जीएसटी के रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन क्यों पढ़नी पड़ेगी हमको? किसी भी लॉ में हम रिलेटेड पर्सन हमारा कौन है ये क्यों पढ़ते हैं? आप ये इनकम टैक्स में भी पढ़ोगे। आई डोंट नो अभी तक आया है कि नहीं, राहुल सर ने बताया कि नहीं, वरना आगे आएगा कि हमारे रिलेटेड पर्सन कौन है, ये हमको लॉ ही बताता है। क्यों मैम? क्योंकि हर इंसान क्या करेगा, कहीं ना कहीं टैक्स के चोरी करने की कोशिश करेगा। और मैम चोरी करने का बेस्ट तरीका क्या है? रिलेटिव के साथ ट्रांजैक्शन कर लो कि भाई मान लो 1 लाख के गुड्स है, रिलेटिव को 1000 में ही बेच दिए ताकि जीएसटी कम लग जाए, और फिर कुछ तो हमने गोलमाल कर दिया। तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि हम अपने रिलेटेड पर्सन के साथ कुछ तो ट्रांजैक्शन करके टैक्स को बचाएं। अब जैसे कि इनकम टैक्स में सेट ऑफ क्लबिंग वगैरह के भी प्रोविजंस होते हैं कि भाई लोग क्या करते हैं, वाइफ को गिफ्ट दे देंगे, बच्चों को गिफ्ट दे देंगे, बहन को गिफ्ट दे देंगे, ऐसे कुछ तो करके पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके सबको रिलेटेड पर्सन में डाल के और बोला कि नहीं, हम तो तुम्हें पकड़ेंगे। तो वैसे ही जीएसटी में भी रिलेटेड पर्सन के रिलेटिंग कुछ अलग अलग प्रोविजंस है। प्रोविजंस क्या है आगे जाके देखेंगे। आज क्या देखना है सिर्फ कि रिलेटेड पर्सन कौन है, कि अगर इसके साथ ट्रांजैक्शन किया ना तो चौकन्ना हो जाना। अगर इसके साथ ट्रांजैक्शन किया है ना, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ अलग प्रोविजन बनाया होगा और उसको देख के अपन डिसाइड करेंगे कि कैसे जीएसटी लगाना है।
तो इसको लर्न करने के लिए अपन एक सिंपल सा न्यूमोनिक बनाते हैं, विच इज सोफा कोप्स। क्या बोला? एक सिंपल सा न्यूमोनिक है सोफा कोप्स। जो लोग सोफा कोप्स में फॉल होंगे वो हमारे जीएसटी के रिलेटेड पर्सन होंगे, और जो सोफा कोप्स नहीं है वो जीएसटी के रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे। ठीक है मैम, सोफा कोप्स एक एक करके देखेंगे। तो सो का मतलब होता है सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर। अब देखो सोल वर्ड का बहुत यहां पे सिग्निफिकेंस है। मान लो कि जैसे कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स बिकते हैं सीए, सीएमए, सीएस वगैरह के, इनको आप हमारे एजेंट्स के थ्रू भी परचेस कर सकते हो। जैसे कि ये मेक माई डिलीवरी हो गया, कॉन्फ्रेंजा हो गया, सीए पॉइंट हो गया, लेक्चर वाला हो गया, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स हैं जो हमारे लेक्चर्स आपको सेल करते हैं। तो क्या ये सब हमारे रिलेटेड पर्सन है? नहीं मैम। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। यही अगर हमारा कोई सोल एजेंट हो, मतलब आज हम एक पॉलिसी बना ले कि हम जो भी लेक्चर बेचेंगे ना पर्टिकुलरली सिर्फ इस एक ही एजेंट के थ्रू बेचेंगे, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचेंगे, तो क्या अब वो हमारा रिलेटेड पर्सन बन जाएगा? हाँ मैम। यानी हर एक एजेंट और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना रिलेटेड पर्सन नहीं होता, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हमने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद जो भी परचेसेस करेंगे सब इसके थ्रू करेंगे, या आज के बाद जो भी सेल्स करेंगे सारा इस एक एजेंट के थ्रू ही सेल्स करेंगे, तो क्या फिर वो हमारा रिलेटेड पर्सन बन जाता है? यस मैम। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ने सिर्फ एजेंट बोला है ना तो उसको रिलेटेड मत मान लेना, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि सोल एजेंट है, एक लौता एजेंट है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी बनता है सब इसी के थ्रू बिकता है, तो क्या वो रिलेटेड पर्सन बनेगा? हाँ मैम। इसलिए एजेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा हो जाता है? सोल। कि सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो ही उसको रिलेटेड पर्सन मानेंगे। उसके बाद आता है फा। फा का मतलब होता है फैमिली। ऑफ कोर्स मैम, फैमिली तो रिलेटेड पर्सन होगी ही, लेकिन फैमिली में कौन आएगा मैम? चाचा, मामा, बुआ, दादा, दादी, मम्मी, पापा, बच्चे, भाई, बहन, कौन आएगा? जीएसटी का फैमिली एकदम सिंपल, क्यूट, छोटा सा है। जीएसटी का फैमिली बोलता है आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रन। अब इसमें स्टेप चिल्ड्रन भी आ जाएंगे। मान लो किसी की दूसरी शादी हो गई, जिससे दूसरी शादी हुई उसके बच्चे थे, वो स्टेप बच्चे हो गए, तो क्या वो भी रिलेटेड होंगे? हाँ। मतलब आपका स्पाउस, स्पाउस मतलब, स्पाउस का मतलब क्या होता है जीएसटी के साथ? इंग्लिश फ्री बताओ। स्पाउस का मतलब क्या होता है मैम? हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, इसको हम क्या बोल देते हैं? स्पाउस बोल देते हैं। हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाउस बोलते हैं। तो हमारे स्पाउस या हमारे चिल्ड्रन हमेशा आंख बंद करके हमारे रिलेटेड पर्सन ही होते हैं। क्या बोला? हमारे स्पाउस और हमारे चिल्ड्रन हमेशा आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे हमारे रिलेटेड पर्सन ही होंगे। लेकिन हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, ये लोग अगर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हो सकता है, पार्शियली डिपेंडेंट हो। मान लो कि ग्रैंड पेरेंट्स रिटायर हो गए तो अब हमारे साथ मतलब हम उनके साथ रहते हैं ऐसे तो बेसिकली, बट हाँ अब वो चलो रिटायर हो गए हैं तो अब वो खुद से नहीं कमाते, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हम फाइनेंशियली हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो वो हमारे रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। मतलब हम बोल रहे हैं कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, इनको रिलेटेड पर्सन बनाने के लिए डिपेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन स्पाउस और चिल्ड्रन ये लोग तो ऑलवेज ही रिलेटेड पर्सन रहेंगे। और इन लोगों के अलावा अगर किसी का नाम ले लिया, मान लो मामा, तो मामा चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो हमारे रिलेटेड पर्सन होंगे ही नहीं अकॉर्डिंग टू जीएसटी। तो जीएसटी का फैमिली क्या है? एकदम छोटा। मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगी, आपको मुझे बताना है कि ये हमारी फैमिली होगी कि नहीं होगी जीएसटी में। ठीक है, चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल। युक्ति की हो गई शादी, है ना? युक्ति की हो गई शादी मान लो रणबीर से, चलो युक्ति की, या मान लो शाहिद से। युक्ति किससे करवानी है बताओ? अरे मैम ये तो सब बुढ़े हो गए, कोई यंग बताओ यार। यंग में कौन है आजकल? सब एक्ट्रेस ही एक्ट्रेस आ रही है, एक्टर तो कोई नया आ ही नहीं रहा है। चलो मान लो युक्ति की हो गई शादी शाहिद से, और शाहिद तो सीधी सी बात है कि इंडिपेंडेंट है, मस्त अपने आप से कमाते हैं, तो ऐसे केस में शाहिद जो कि युक्ति के हो गए हस्बैंड, क्या वो रिलेटेड पर्सन होंगे कि नहीं होंगे? बीइंग इंडिपेंडेंट, मस्त अपना कमाता है। दूसरा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी दादी, अरे मस्त इतना माल है दादी के पास, इतना पैसा है दादी के पास कि दादी घंटा हम पे डिपेंडेंट है। उल्टा हम सोचते दादी थोड़ा सा तो दे दो, तो दादी भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। बोलो रिलेटेड के नॉट रिलेटेड?
तीसरा, लेटस से माई अंकल, मतलब मेरे चाचा का बेटा, माई चाचाज सन, मेरे सग्गे चाचा का सग्गा बेटा, ठीक है, हमारे साथ ही रहता है, कुछ काम धाम नहीं करता, तो चाचा ने बोला कि तुम रखो, तुम इसको सुधारो, समझाओ, तो वो अभी क्या हो गया है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। बोलो रिलेटेड, नॉट रिलेटेड? चलो, आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या रिश्ता है। मैम सबसे पहले तो हस्बैंड है, हस्बैंड है बोलेंगे तो क्या कि मैम स्पाउस है। स्पाउस मतलब क्या हो जाएगा? स्पाउस मतलब मैम स्पाउस में तो फिर कुछ सोचेंगे ही नहीं ना, ये अगर डिपेंडेंट होता या इंडिपेंडेंट होता, कुछ भी होता, अगर स्पाउस है और अपने खुद के बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, तो ये तो क्या हो जाएंगे मैम, ऑलवेज रिलेटेड पर्सन हो ही जाएंगे, मतलब यस ये तो अपनी फैमिली है। सेकेंड केस में हम बोलेंगे कि दादी, दादी कौन है? इंडिपेंडेंट है मैम, और हमने यहाँ पे क्या बोला, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। दादी कौन हो गई? ग्रैंड पेरेंट। अगर हमारे ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट है, मान लो फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, उनकी भी कुछ पेंशन आती है लेकिन पार्शियली तो डिपेंडेंट है, तो भी रिलेटेड बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने बोला दादी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, अगर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है तो वो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर जो डिपेंडेंट है उसमें नहीं आई, मतलब वो क्या हो जाएगी, नॉट रिलेटेड हो जाएगी। परफेक्ट। थर्ड केस में माई चाचाज सन, तो क्या ये इधर आया? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट छोड़ो ना, क्या वो स्पाउस है? नहीं। क्या वो चिल्ड्रन है? नहीं। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, हमको सगे देखने होते हैं, रियल। मैम ऐसा क्या बोलते हो, हमारे तो चाचा एकदम सगे, मतलब ऐसा सगे भाई जैसा रिश्ता है। मैम आपका रिश्ता भले सगे भाई जैसा हो, लेकिन ये आपका सिबलिंग है क्या? नहीं, ये तो आपका कजिन हो गया, तो भले ही वो डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, इसको हम क्या मानेंगे, नॉट रिलेटेड ही मानेंगे। जब जीएसटी चाचा को ही रिलेटेड नहीं मान रही है, यहाँ पे पेरेंट के ब्रदर भी अगर नहीं आ रहे हैं, तो पेरेंट के ब्रदर का बेटा तो कैसे आएगा? तो यहाँ पे जिसने बोला कि मैम क्योंकि वो डिपेंडेंट है तो रिलेटेड बना दो, वैसा नहीं होगा। अरे वो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर में ही फॉल नहीं हो रहा है, आपको सगे भाई बहन देखना है। देखो स्टेप चलता है, कजिन नहीं चलता है। स्टेप एज इन, मान लो किसी के पेरेंट्स ने दूसरी शादी कर ली, तो दूसरी शादी से जो उनके बच्चे आए हैं वो अब आपके स्टेप भाई बहन हो गए, वो चलेगा क्योंकि पेरेंट्स कॉमन हो गए ना, लेकिन कजिन नहीं चलता है यहाँ पे। यू अंडरस्टैंड, कजिन इज नॉट अलाउड। आपके बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, उनके बच्चे, मामा मामी, बुआ, कोई भी रिलेटेड पर्सन नहीं है, चाहे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, वो यहाँ पे आ जाता है, तो स्टेप तो रियल ही हो गया ना अब, लेकिन कजिन अलग हो जाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पर्टिकुलरली आपको क्या देखना है, अगर स्पाउस और चिल्ड्रन है ना, तो कुछ भी मत सोचना, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, हमको सोचना ही नहीं है, हमेशा रिलेटेड पर्सन बन ही जाएगा। लेकिन पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर और सिस्टर सिर्फ और सिर्फ तब ही रिलेटेड पर्सन होंगे जब वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसके अलावा, इन 6 लोगों के अलावा किसी और का नाम भी आ जाए जैसे कि ये, तो अब वो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, वो फॉल ही नहीं हो रहा प्राइमरी कैटेगरी में, तो उसके बारे में क्या सोचना, वो तो नॉट रिलेटेड ही हो जाएगा ना। बोलो चिरायु, समझ में आया क्या? युक्ति, जिया, परफेक्ट आंसर। बाकी सबने ऐसे यस नो दिया है, तो आई डोंट नो किसके लिए क्या बुलाया आपने। चिरायु ने लास्ट वाले पॉइंट में गलती करी थी, बोल दो हाँ मैम अब समझ में आ गया। ज्यादा भाईचारा करना ही नहीं है जीएसटी में। जीएसटी बोलते हैं हमको ज्यादा क्लोज रिश्ते रखने ही नहीं है, खत्म। खाली सगे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई और बहन है, और वो भी डिपेंडेंट है, तो रिलेटेड मानना, वरना जान दो। और स्पाउस और चिल्ड्रन को तो अपन ऑलवेज ही रिलेटेड पर्सन मान लेंगे। ठीक है मैम। तो सोफा कोप्स में सबसे पहले सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर। फा का मतलब हो जाता है फैमिली। फिर सी बोलता है कंट्रोल। सी क्या बोलता है? कंट्रोल। और कंट्रोल में इनडायरेक्ट कंट्रोल भी आ जाता है। मतलब मान लो कंपनी ए है जो कंपनी बी को कंट्रोल करती है। अब कंट्रोल तो मल्टीपल तरीके से हो सकता है। मान लो अगर आप इसके मोर देन 50% शेयर्स होल्ड कर लेते हो तो भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मेजॉरिटी से ज्यादा तो पावर आपके पास है। या मान लो शेयर्स हमारे पास कम है लेकिन फिर भी कंट्रोल हमारा पूरा चलता है, क्योंकि हम उसके मेजर प्रोड्यूसर है, हम उसके मान लो मेजर कस्टमर है, या हमारे पास पावर है कि हम उसके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सके, हमारे पास सारे पावर्स है कि हम मेजर डिसीजन ले सके। तो किसी भी रीजन से कंट्रोल एस्टैब्लिश हो सकता है। तो मान लो ए कंट्रोल करता है बी को, ए कंट्रोल करता है सी को, तो ए और बी, ए और सी तो रिलेटेड है ही है। यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि बी और सी को भी रिलेटेड पर्सन मान लेना। लेटस से, अब ये कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूं। मेरी मम्मी,
मेरी मम्मी क्या करती है, क्या वो मुझे कंट्रोल कर सकती है? हाँ, वो जो बोलेगी वो मुझे करना पड़ेगा। क्या वो मेरे भाई को कंट्रोल कर सकती है? हाँ, जो मेरे भाई को बोलेगी उसको भी करना पड़ेगा। अब मेरा भाई पे या भाई पे मेरा कोई हक नहीं चलता है, हम तो जो उल्टा ही करेंगे एक दूसरे का। लेकिन क्या एक कॉमन इंसान है जो हम दोनों को कंट्रोल करता है? यस मैम। तो हम दोनों को भी क्या मान लिया जाएगा? रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। तो देखो, कंट्रोल में डायरेक्ट कंट्रोल तो है ही, कंट्रोल में डायरेक्ट कंट्रोल तो है ही है, लेकिन अगर कोई दो लोग हैं जिनको एक कॉमन पर्सन कंट्रोल करता है, मान लो ए यहाँ पे भी 70% शेयर्स होल्ड करता है, यहाँ पे 90% शेयर्स होल्ड करता है, वो दोनों को ही कंट्रोल करता है। बी और सी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बी और सी को क्या मान लेंगे? हम बी और सी को रिलेटेड पर्सन मान लेंगे। बोलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। तो सो का मतलब सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर। फा का मतलब हो जाता है फैमिली। सी का मतलब कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफिसर, डायरेक्टर इन वन अनदर्स बिजनेस। मतलब अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर है मुकेश अंबानी, तो क्या वो रिलेटेड हो गए? हाँ मैम। ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टली डायरेक्टर हो, या मान लो उस कंपनी के सीईओ हो, सीएफओ हो, बड़े ऑफिसर हो, तो क्या आप रिलेटेड बन गए? हाँ मैम। एंड प्लस इन वन अनदर्स बिजनेस भी आ जाएगा। मतलब मान लो एक है हमारे पास यहाँ पे चिरायु लिमिटेड, और एक है हमारे पास यहाँ पे यशपाल लिमिटेड। अब चिरायु कौन है? चिरायु लिमिटेड के ओनर। यशपाल कौन है? यशपाल लिमिटेड के फाउंडर बेसिकली। अब चिरायु क्या है? यशपाल की कंपनी में भी डायरेक्टर है, और यशपाल क्या है? चिरायु की कंपनी में भी डायरेक्टर है। तो भी ये दोनों रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। आप मेरी कंपनी में, मैं आपकी कंपनी में डायरेक्टर हूं ना, तो अपन दोनों भी क्या बन जाएंगे? रिलेटेड पर्सन बन जाएंगे। देखो, चिरायु, मान लो चिरायु जो है ना, चिरायु लिमिटेड में तो वो तो डायरेक्टर होगा ही, उसकी खुद की कंपनी है, तो इसमें तो वो है ही है। और मान लो कि वो यशपाल की कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो यशपाल और चिरायु रिलेटेड पर्सन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ चिरायु ही उसके बिजनेस में डायरेक्टर है। लेकिन सामने अगर यशपाल भी चिरायु के बिजनेस में डायरेक्टर बन जाता है, हम दोनों एक दूसरे के बिजनेस में डायरेक्टर्स बन जाते हैं, तो क्या अब हम दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे? हाँ मैम। देखो, चिरायु लिमिटेड एंड यशपाल लिमिटेड। अब चिरायु भी इसका डायरेक्टर है और यशपाल भी इसका डायरेक्टर है। तो अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, तो आप उस कंपनी से तो रिलेटेड हो ही गए। मतलब चिरायु और चिरायु लिमिटेड रिलेटेड है, यशपाल और चिरायु लिमिटेड भी रिलेटेड है। और यही मानो कि यहाँ पे यशपाल भी डायरेक्टर है और चिरायु भी डायरेक्टर है, तो अगेन ये डायरेक्टली डायरेक्टर है तो रिलेटेड होगा ही, ये इससे रिलेटेड होगा ही। पर हम बोल रहे हैं कि क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस में डायरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे चिरायु एंड यशपाल भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। जिस कंपनी में डायरेक्टर हो उस कंपनी के तो रिलेटेड पर्सन हो ही हो, लेकिन अगर दो इंसान, दो लोग एक दूसरे की कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं, तो भी वो दोनों इंसान भी क्या बन जाते हैं? रिलेटेड पर्सन बन जाते हैं। क्या ये वाला पॉइंट दिमाग में घुसा? क्या बोला मैंने? डायरेक्ट डायरेक्टर हो तो रिलेटेड हो ही हो। अब सिर्फ किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन जाना, उससे उस कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी से रिलेटेड जरूर बनोगे क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो, लेकिन वहां के दूसरे डायरेक्टर्स से रिलेटेड कब बनोगे? जब वो भी आपकी कंपनी में आके डायरेक्टर बन जाते हैं। इज दिस क्लियर? यहाँ पे बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए 2-3 बार बताया। समझ गया सबको? हाँ मैम। चलो, तो सो का मतलब सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर। फा का मतलब हो जाता है फैमिली, जहां स्पाउस, चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटेड, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर अगर डिपेंडेंट हुए तो ही रिलेटेड। सी का मतलब कंट्रोल, और यहाँ पे अगर दो एंटिटी है जिनको एक सेम पर्सन कंट्रोल करता है, तो ये दो एंटिटी भी अपने आप में क्या बन जाती है? रिलेटेड पर्सन बन जाती है। ओ का मतलब ऑफिसर, डायरेक्टर इन वन अनदर्स बिजनेस। पी का मतलब सिंपल, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स। तो मान लो एक फर्म है एबीसी फर्म, तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी जो सारे पार्टनर्स है एक फर्म के, वो भी अपने आप में क्या होंगे? रिलेटेड पर्सन होंगे। तो ये पार्टनर्स में तो कोई समझाने जैसी चीज ही नहीं है। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड कॉमन पार्टनर्स हो, तो आप क्या हो जाओगे? रिलेटेड पर्सन हो जाओगे। ई का मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हो, मतलब जेठालाल और बाघा, जेठालाल और नट्टू काका। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है तो भी आप रिलेटेड पर्सन हो। और लास्ट बोलता है शेयर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25%, जिसमें भी ट्राइंगल याद रखने का। मतलब मैम, मानो कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। ए क्या करता है? बी में 25% शेयर्स होल्ड करता है। ए सी में मान लेते हैं 80% शेयर्स होल्ड करता है। अब यहाँ पे कंट्रोल भी है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और शेयर होल्डिंग भी ग्रेटर देन इक्वल टू 25% है। ए भी तो रिलेटेड हुए ही, क्यों? क्योंकि मोर देन इक्वल टू 25% का होल्डिंग है।
ए और सी भी रिलेटेड हो गए क्योंकि मोर देन इक्वल टू 25% का होल्डिंग है। एंड अगेन ट्राइंगल के हिसाब से ए और सी, बी और सी भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। देखो अगर ए बी में मान लो 10% होल्ड करता है और ए सी में 90% होल्ड करता है ना, तो ए भी रिलेटेड नहीं होंगे, बी सी भी रिलेटेड नहीं होंगे, सिर्फ ए और सी ही रिलेटेड हो पाएंगे। लेकिन यही मैं बोलूं कि ए ने यहाँ पे 36% और यहाँ पे मान लो 32% होल्ड कर लिया, तो ऐसे केस में दोनों में ही मोर देन इक्वल टू 25% होल्ड किया है, तो ये भी रिलेटेड, ये भी रिलेटेड और ये दोनों भी रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। यानी डायरेक्ट होल्डिंग ऑफ मोर देन इक्वल टू 25% या दो ऐसे लोग जिनमें कोई कॉमन इंसान मोर देन इक्वल टू 25% होल्ड करता है, तो ये दो लोग भी क्या बनते हैं, रिलेटेड बनते हैं। तो कंट्रोल में भी ट्राइंगल याद रखने का और शेयर्स में भी ट्राइंगल को याद रख लेने का। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर। आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हमने सिर्फ पढ़ा नहीं है, आज हमने बहुत सारा लर्न किया है। तो बोलो ऐसा अगर आंख बंद करके थोड़ा थोड़ा सोचो तो 50% चीजें भी मेरे साथ याद आ रही है क्या? टैक्सेबल इवेंट, ऐसा एक्टिविटी जिसके होने से टैक्स का लेवी हो जाता है, वो टैक्सेबल इवेंट होता है। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है मैम? सप्लाई। जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? तो सप्लाई। फिर हमने पर्सन की बात किया, तो मैम पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आएगा, पर्सन में इंडिविजुअल तो है ही, कंपनी, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एलएलपी, फर्म, गवर्नमेंट, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, सबके सब क्या है? पर्सन ही है मैम। फिर आपने हमें गुड्स बताया, तो हमने देखा गुड्स मीन्स अदर देन बट इंक्लूड्स, तो गुड्स मीन्स हम बोलेंगे एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन मनी सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, कुछ भी जो आज लैंड से अटैच्ड है लेकिन हम अग्री कर चुके हैं कि हम उसको सेवर करके बेचेंगे। उसके बाद इसमें हमने मनी देखा, तो मनी मतलब क्या मैम? इंडियन रूपी, करेंसी, एलसी, प्रॉमिसरी नोट्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, कुछ भी जिसको आरबीआई रिकॉग्नाइज कर लेती है, सब मनी है। लेकिन ऐसा करेंसी जो उसके न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रखा है, वो मनी नहीं है। सिक्योरिटी बोलेंगे तो शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, फॉरवर्ड, फ्यूचर, अगर वो नेट सेटल होते हैं सब कुछ, लेकिन अगर कोई फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जो डिलीवरी से फिजिकली सेटल हो गया तो वो गुड्स बन जाएगा। फिर एक्शनेबल क्लेम क्या बोलता है कि भाई कोई भी क्लेम अनसिक्योर्ड डेट का या कोई भी ऐसा क्लेम जो सिविल कोर्ट जिसको रिकॉग्नाइज करेगी, जो हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंटिंजेंट है, अक्रूइंग है, नॉट अक्रूइंग है, पता नहीं, पर अगर हुआ तो सिविल कोर्ट जिसको रिकॉग्नाइज कर लेगी वो एक्शनेबल क्लेम हो जाता है, जिसके सामने हम जाके कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं। पर हमको ये याद नहीं करना था, हमको क्या याद करना था कि 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कौन से हैं। मैम 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो। उसके बाद हमने देखा सर्विस, तो मैम अगेन हमने देखा कि सर्विस मींस तो हो जाता है एनीथिंग, कुछ भी सर्विस ही है, सर्विस मींस एनीथिंग। अदर देन अगर हम बोलते हैं तो अगर कुछ गुड्स है तो उसको गुड्स मानना, मनी और सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है, इनके अलावा जो भी एनीथिंग है वो सब क्या हो जाएगा? सर्विस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बट इंक्लूड्स की, तो हम बोलेंगे कि मनी का यूज करना, मनी का कन्वर्जन करना एक एफसीडी से अनदर एफसीडी में जिसके लिए कंसिडरेशन चार्ज होता है, इसको सर्विस मानना। सिक्योरिटी को सर्विस मत मानना, लेकिन सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवाना, इसको क्या मानना? सर्विस मानना। और रिलेटेड पर्सन की अगर हम बात करें तो जीएसटी के रिलेटेड पर्सन कौन है मैम? सोफा कोप्स, सोल एजेंट, फैमिली, कंट्रोल, ऑफिसर एम्प्लॉय, पार्टनर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और सेल ऑफ शेयर्स होल्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 25%। इतनी डेफिनेशंस आज अपन ने समझी और लर्न करी है। बोलो समझ आया, मजा आया या नहीं आया? आप बताओ, और आपको मेरे साथ सब कुछ याद हुआ क्या? अब हम कोर जीएसटी पे आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर में टाइम पास था, इंट्रोडक्शन चैप्टर कुछ भी नहीं था। अब हमें एक्चुअली लॉ पढ़ना है और एक एक चीजों का, एक एक वर्ड का हमें मीनिंग समझना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स फिनिश भी हो जाएंगे। आज जो पढ़ाया वो सब क्लियर है ना सबको? परफेक्ट मैम। आज आपका लॉ का क्लास नहीं है, तो अब सीधा आपके आफ्टर ब्रेक डीटी चालू हो जाएगा। आई गेस 1:15 से शायद आपका आज डीटी है। हाँ, सो यू डोंट हैव लॉ का क्लास, श्रेयांश सर को कुछ काम है, सो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अभी आपका लंच ब्रेक है एंड फिर 1:15 से सीधा आपका डीटी का क्लास है, तो वो ध्यान में रख के और राहुल सर का क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलिए मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।